पहला लेसन है जिसके अंदर मैनेजमेंट ओवरव्यू है। मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मैनेजर परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक एंटिटी होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस के नाम की अगर हम बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोग होते हैं, उनका पर्पस होता है और वो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। लोग होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, गोल्स होते हैं। अब आपके सामने इजिप्शियन पिरामिड की तस्वीरें हैं जो कि एक बहुत ही पुराना मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसको जाहिर बात है बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और तकरीबन 4,500 साल पहले बनाया गया और 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसकी बेस 230 मीटर लॉन्ग है, हाइट 146 मीटर है और इसको बनाया गया रोलर्स, रोप और लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद है ग्रेट चाइना वॉल, उसकी तस्वीर आपके सामने है, जिसको 688 BC से लेकर 1644 AD के दरमियान बनाया गया। 300 ईयर में 500 किलोमीटर तकरीबन बनाया गया और 6000 किलोमीटर टोटल है। इसकी रेनोवेशन के अंदर भी 200 ईयर्स लग गए। इसकी बेस 20 फीट वाइड है, टॉप जो है वो 11 फीट वाइड है और इसकी हाइट 7 से लेकर 37 फीट तक है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, और तमाम जो है वो हाथों से बनाया गया। इसको बनाने के जो मकसद थे वो था टेरिटोरीज को मार्क करना, यानी कि कौन सा इलाका किसका है, एरिया को डिफेंड करना। पहले के दौर में वॉल्स से एरिया को डिफेंड किया जाता था दुश्मनों से, और सिल्क रोड को प्रोटेक्ट करना जो कि ट्रेडिंग का रूट था। अब आपके सामने सिडनी ओपेरा हाउस की तस्वीरें हैं जो कि एक मॉडर्न प्रोजेक्ट है, जिसको 1940 से 73 के दरमियान बनाया गया, जिसके अंदर 645 किलोमीटर की पावर केबल्स हैं, 1000 रूम्स हैं, 5 थिएटर्स हैं, हॉल है 2679 लोगों के लिए, और हाउस है 1547 सीट्स के लिए। 183 मीटर टॉल है और 120 मीटर वाइड है और इसके अंदर 10,000 पाइप्स हैं। रूफ जो बनाई गई वो 1,56,000 टाइल्स की बनाई गई, जो कि स्वीडन से इंपोर्ट किए गए। इसकी कॉस्ट जो है वो $102 मिलियन है और ओरिजिनल जो एस्टिमेट था वो $7 मिलियन था। ये प्रोजेक्ट 10 साल लेट हो गया। इसके आर्किटेक्चर मिस्टर अर्टसन थे और इसको अटेंशन मिली सिडनी ओलंपिक्स 2000 के दरमियान। इसका मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना था। और एक और एग्जांपल है वो है फ्लाइंग कलर्स जो है आपके पीसी के। डजन्स ऑफ इंजीनियर्स ने उस पर कई सालों तक काम किया और एक सीडी की जो वर्थ थी वो मैनी मिलियन डॉलर्स। लोग जो है यानी कि मैनेजर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं ताकि वो अचीव कर सके कॉमन गोल्स और पर्पसेस, कॉमन गोल्स कॉमन पर्पसेस। मैनेजर्स जो है वो अचीव करते हैं गोल्स को मैनेजमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए। और मैनेजर होता कौन है? मैनेजर वो शख्स होता है जो कि गोल्स को अचीव करता है बाय वर्किंग विद और थ्रू पीपल, यानी कि लोगों के साथ काम करके या फिर लोगों से काम लेकर। ये हुआ मैनेजमेंट का ओवरव्यू। नाउ द लेसन नंबर 2, जिसके अंदर थोड़ा रिकैप भी है मैनेजमेंट ओवरव्यू का। मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक एंटिटी होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं कॉमन पर्पस के लिए। लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका पर्पस होता है और वो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिंगिंग क्वालिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता है, लेकिन एडवर्ड डेमिंग ने बात की क्वालिटी लाने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की क्वालिटी लेकर आई जाए। आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन की कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है दो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हो रही है। डिवीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि सेल्स, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिफरेंट मैनेजर्स को दिखाया जा रहा है और टीम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट और परचेजिंग डिपार्टमेंट को दिखाया जा रहा है कि मैनेजर और उसके नीचे लोग हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, जारी बात है। ये हायरार्की दिखाई जा रही है, यहाँ पे टॉप, मिडिल और लोअर लेवल दिखाया जा रहा है। न्यू इकोनॉमी और डिजिटल एज, आज का जो दौर है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है। ई ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्पीड के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर इजाफा हुआ है और इंटरनेट का जारी बात है आज का दौर है। ग्लोबल कोर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कुछ और तस्वीरें भी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर दिखाया जा रहा है कि परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। इस तरह के ग्राफ्स आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखेंगे, वहाँ पे आप सीखेंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो होता है जो कि अचीव करता है गोल्स को बाय वर्किंग विद और थ्रू पीपल, लोगों के साथ मिलके काम करके या लोगों से काम लेकर। मैनेजर्स होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, सारी बातें, और गोल्स होते हैं, गोल्स को अचीव करना होता है। व्हाट डू एक्चुअली मैनेजर डू? एक्चुअली मैनेजर करता क्या है?
मैनेजर जो है वो बहुत से रोल्स को परफॉर्म करता है, और मैनेजमेंट रोल्स होते हैं। मैनेजमेंट रोल क्या होते हैं? एक खास जो है वो सेट होता है बिहेवियर का, जो कि जुड़ा हुआ होता है मैनेजर की ऑफिस के साथ या उसकी पोजीशन के साथ। सो मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, और ये जो रोल्स हैं आगे डिटेल आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ लेसन नंबर 2 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 3, इसके अंदर थोड़ा सा रिकेप है लेक्चर नंबर 2 का। सो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैनेजर परफॉर्म करते हैं बहुत से रोल्स। ये बात कही हेनरी मिंट्सबर्ग ने। सो वो रोल्स कौन कौन से हैं? इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल और डिसीजनल। और इन रोल्स को भी मजीद डिवाइड किया गया है। इंटरपर्सनल के अंदर फिगर हेड का रोल है। फिगर हेड में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो एक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कंपनी के तमाम जितने भी फॉर्मल मैटर्स होते हैं उनके अंदर। और लीडर के अंदर मैनेजर लीड करता है, और लिजान में एज अ ब्रिज वर्क करता है मैनेजर। सो इंटरपर्सनल रोल में जो है वो लोग शामिल होते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर डेवलप किया जाता है और मेंटेन किया जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप दूसरों के साथ। सो इन्फॉर्मेशनल रोल होता है। इसमें क्या होता है कि मॉनिटर का रोल है, यानी कि मॉनिटरिंग की जाती है, मॉनिटर किया जाता है। डिसेमिनेटर में इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है, और स्पोक पर्सन के अंदर कम्युनिकेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। सो इन्फॉर्मेशनल रोल के अंदर कलेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। और एंटरप्रेन्योर का रोल है जिसके अंदर जो है वो रिस्क टेकिंग होती है। सो एंटरप्रेन्योर का काम ही रिस्क टेकिंग होती है, तो उसके अंदर रिस्क टेकिंग का रोल होता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर में डिस्टर्बेंस को हैंडल किया जाता है, और डिस्टर्बेंस जो है वो एम्प्लॉइज़ के दरमियान भी हो सकती है, मशीन में भी हो सकती है। रिसोर्स एलोकेटर में रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को इतने रिसोर्स मिलने चाहिए, इस डिपार्टमेंट को इतने। और नेगोशिएटर के अंदर जो है वो नेगोशिएशन होती है, पार्टीज़ के साथ नेगोशिएशन होती है, पार्टीज़ कभी कभी मान नहीं रही होती। सो डिसीजनल रोल में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग होती है जो कि अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को। सो मैनेजर परफॉर्म करते हैं बहुत से फंक्शंस। सो मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है कैरी करने का पोल्का फंक्शंस को, ताकि अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर पर्पसेस को। और पोल्का क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस। सो मैनेजर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं पोल्का फंक्शंस, और अच्छे मैनेजर परफॉर्म करते हैं पोल्का फंक्शन को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि बेस्ट यूज़ करना जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका, गोल को अचीव करते हुए जितना ज़्यादा बेहतर जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है सारी बातें आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है। और जितना ज़्यादा ख़राब जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उतनी कम एफिशिएंसी है। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि वो एबिलिटी, वो काबिलियत जिसके ज़रिए सूटेबल गोल्स को चूज़ किया जाता है और फिर उनको अचीव किया जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 3 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 4, जिसके अंदर रिकैप है सेशन नंबर 3 का। सो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और अच्छे मैनेजर जो है वो परफॉर्म करते हैं पोल्का फंक्शंस को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। पोल्का फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस। सो पोल्का फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। असल में तो पोल्का फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो 4 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने एश्योरेंस को भी ऐड किया है। सो प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि सेट किया जाता है गोल्स को, और डिसाइड किया जाता है कि कैसे उनको अचीव करना है। सो गोल सेट किया जाता है और कैसे उनको अचीव किया जाएगा, ये चीज़ होती है प्लानिंग के अंदर। और ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि एलोकेट किया जाता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, और अरेंज किया जाता है रिसोर्सेज को। और लीडिंग के अंदर क्या होता है? ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए इन्फ्लुएंस किया जाता है दूसरों को। और कंट्रोलिंग क्या है? रेगुलेशन है एक्टिविटीज़ की, यानी कि रेगुलेशन का मतलब होता है वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स। और यही बात आगे लिखी हुई है थोड़ी डिटेल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के बारे में। सो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो कि पीछे भी आ चुका है। एफिशिएंसी के अंदर रिसोर्स यूजेज होता है, और इफेक्टिवनेस में गोल अटेनमेंट, गोल को पूरा करना, गोल को अचीव करना। सो लो रिसोर्स वेस्टेज, जितना कम रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, और जितना ज़्यादा गोल अटेनमेंट होगा, गोल अचीव होगा, उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी। सो एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे भी थोड़ा और लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी का मतलब ही ये कि ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाए कम इनपुट से। तो जितना ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाएगा जितने कम इनपुट से, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। और जितना ज़्यादा ज़ाहिर बात है गोल्स अटेंड होंगे, तो उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जितने ज़्यादा अटेंड होंगे, उतनी ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है इफेक्टिवनेस होगी। सो मैनेजमेंट, 4 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपके सामने। हेनरी फेयोल, जिन्होंने
4 फंक्शंस दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोल। पीटर ड्रकर जिन्होंने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट दिया। एडवर्ड डेमिंग है जिन्होंने बात की इम्प्रूवमेंट लाने की बात की, और हेनरी मिंट्सबर्ग जिन्होंने रोल्स दिए। सो फंक्शंस ऑफ लीडर्स एंड मैनेजर्स। अब आपके सामने एक तस्वीर दिखाई जा रही है मैनेजमेंट की, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मैनेजमेंट के अंदर जो होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, और मैनेजर का ऑफिस है ये। सो मैनेजमेंट फंक्शन में हमारे पास प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, लीडिंग के अंदर डायरेक्टिंग होता है और कोचिंग होता है, और मैनेजर जो है वो विजन सेट करता है, इंस्पायर करता है। सो वाइल परफॉर्मिंग मैनेजर यूज वेरियस स्किल्स। परफॉर्म करते हुए मैनेजर्स जो है वो बहुत से स्किल्स का इस्तेमाल करता है। सो मैनेजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स। अब आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक स्पेशल मैनेजर होता है। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर की पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट से मुराद पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं जो कि यूनिक बनाते हैं एक शख्स को। और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी यानी कि टेक्निकली साउंड, और मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी यानी कि कॉम्पिटेंसी होना, काबिलियत होना लोगों को मैनेज करने की। सो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि क्या मेरी मोटिवेशन है बिज़नेस ऑन करने की, और क्या मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, और क्या और कहाँ जो है मार्केट है मेरी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, या मेरी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और कितना जो है वो कॉस्ट आएगी बिज़नेस ऑन करने में, और पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा, क्या मुझे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से मदद मिल सकती है, और क्या मेरी कंपनी डोमेस्टिक होनी चाहिए, ग्लोबल, और किस तरीके से मैं मैनेज को ग्रोथ करूंगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। सो मैनेजर के पास 3 चीज़ें हैं। मैनेजर वो खुद है, यू के अंदर वो खुद है, वर्कर्स हैं उसके, और जाहिर बात है एक सिचुएशन है। सो अब यहाँ पे वर्कर्स को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे सिचुएशन को दिखाया जा रहा है। सो आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर या फिर परफॉर्मेंस इम्प्रूविंग के अंदर आप आम तौर पर किस चीज़ पर तवज्जो देते हैं। सो उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हाउ डू आई मोटिवेट पीपल इन स्पाइट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, यानी कि मैं लोगों को कैसे मोटिवेट करूंगा जब रुकावटें हो उसके बावजूद। तो ये हुआ लेसन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 5, की मैनेजमेंट स्किल्स। 3 तरह के स्किल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक मैनेजर को। टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स कौन से होते हैं? नॉलेज होना और प्रोफिशिएंसी होना किसी भी एक सर्टेन स्पेशलाइज फील्ड के अंदर। ये वो स्किल होते हैं जहाँ पर हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टाइपिंग है। फ्रीलांसिंग का नाम आपने सुना होगा, आप में से बहुत से लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे होंगे और बहुत से जो है वो सीख भी रहे होंगे। सो फ्रीलांसिंग के अंदर जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो स्किल्स अप्लाई होते हैं, वो टेक्निकल स्किल्स होते हैं। और उसके बाद फिर ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी एबिलिटी होना जिसके ज़रिए दूसरों के साथ जो है वो अच्छी तरह वर्क किया जाता है, वर्क वेल विद अदर, चाहे वो इंडिविजुअली हो या फिर ग्रुप के अंदर हो। और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होते हैं, ये जो है एक एब्स्ट्रैक्शन है, वो एबिलिटी जिसके ज़रिए सोचा जाता है और कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में, कि सिचुएशन क्या होगी। सपोज करें कि एग्ज़ाम्स होते हैं जून के अंदर और जो है वो पावर ब्रेकडाउन हो जाता है। सो विजुअलाइज करना, सोचना फ्यूचर के बारे में। सो वर्टिकल डिफरेंसेस इन मैनेजमेंट रोल्स। सो टॉप मैनेजर्स जो होते हैं उनके लिए जो है वो प्लानिंग और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़रूरी होते हैं। मिडिल मैनेजर्स के लिए मिक्स्ड स्किल्स ज़रूरी होते हैं, और फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए लीडिंग और टेक्निकल स्किल्स ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद होते हैं ऑपरेशनल लेवल स्टाफ होता है। सो टॉप मैनेजर होते हैं, मिडिल मैनेजर होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर और नन मैनेजर। अब आपके सामने मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसको लिया गया है कैरोल एंड गिलेन 1987 से। सो इसके अंदर एक समरी दिखाई जा रही है आपको कि हर मैनेजर का जो है वर्क एजेंडा होता है, और मैनेजर को जो है वो परफॉर्म करना होता है वर्क एजेंडा, और वर्क एजेंडा जो है उसके साथ होता है वर्क मेथड। यूज़ किया जाता है प्रोसीजर्स का और प्रोसेसेस का, और परफॉर्म किया जाता है रोल को। और जो फंक्शंस हैं वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। और उसके बाद अचीव किया जाता है गोल्स को, लेकिन स्किल्स की ज़रूरत होती है। 3 तरह के स्किल्स होते हैं। सो टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड नन मैनेजर। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। 1980s के दौर में बहुत बड़ी हिरार्की होती थी, 1990s में हिरार्की कम हो गई, और 2000 के बाद तो डिसेंट्रलाइजेशन का दौर है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्स मैनेजर, टॉप मैनेजर, वाई मैनेजर, मिडिल मैनेजर और जेड जो है वो
फर्स्ट लाइन मैनेजर। सो एक्स और वाई को अगर हम देखें तो यहाँ पे एरिया जो है वो ओवरलैपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसी रोल्स होते हैं जो ओवरलैप कर रहे होते हैं। ऐसा काम होता है जो कि टॉप और मिडिल मैनेजर दोनों का सेम होता है। और यहाँ पे अगर उससे भी नीचे हम देखें तो जेड और वाई को ओवरलैपिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा काम होता है जो कि वाई और जेड मैनेजर यानी कि मिडिल और लोअर मैनेजर का फर्स्ट लाइन मैनेजर का सेम होता है। सो टॉप मैनेजर होता है, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर और वर्क ग्रुप। सो फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर वो होता है, जाहिर बात है, जो कि नॉन मैनेजरियल स्टाफ के साथ काम करता है, उसको मैनेज करता है। एक्चुअली काम नहीं करता बल्कि उसको मैनेज करता है। और ये जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन या फिर क्रिएशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स की। और फिर मिडिल मैनेजर होता है जो कि दरमियान में होता है फर्स्ट लाइन और टॉप लाइन मैनेजर्स के दरमियान। और टॉप मैनेजर होता है, अब जो टॉप मैनेजर है जाहिर बात है सबसे ऊपर का मैनेजर है। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये इस्टेब्लिश करता है प्लान्स को और गोल को जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। क्योंकि जाहिर बात है ये टॉप लेवल का मैनेजर है तो इसके जो प्लान होंगे और जो गोल इसने बनाए होंगे वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। सो डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है डिफरेंट मैनेजरियल लेवल के ऊपर। लोअर लेवल का जो मैनेजर होगा उसको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो नॉन मैनेजरियल स्टाफ के साथ उसको जो है जाहिर बात है मैनेज कर रहा होता है। और मिडिल मैनेजर जो होता है उसको ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो दरमियान में होता है। और जो टॉप मैनेजर होता है उसको कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत होती है। सो हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट रोल्स अगर हम देखें, एंटरप्रेन्योरियल मैनेजर जो होता है उसका ग्रोथ फोकस होता है। और फंक्शनल मैनेजर जो होता है उसका स्पेसिफिक टेक्निकल फोकस होता है। जनरल मैनेजर का ब्रॉड फोकस होता है होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है वो टीम फोकस होता है। सो क्रॉस रोड आपके सामने एक छोटा सा केस स्टडी है, उसके बारे में क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन एबीसी है जो कि एक आईटी कंपनी है, डेवलप करती है सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल मार्केट के लिए। लेकिन .com क्राइसिस की वजह से उसकी एक्सपोर्ट मार्केट जो वो डिसअपेयर हो गई। जबकि बजट जब बना था तो एक्सपेक्टेड जो इनकम थी एक्सपोर्ट से उसको भी शामिल किया गया था। उसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन एबीसी ने जो एक ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा लॉस किया। तो अगर आप जीएम होते उस ऑर्गेनाइजेशन के तो आप क्या करते, आपने इस बारे में सोचना है। सो नाउ दी मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, कौन सी काबिलियत है जो इफेक्टिव मैनेजर के पास होनी चाहिए? पहली है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो कम्युनिकेशन की काबिलियत है वो होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन अच्छी होने का ये मतलब नहीं होता कि एक शख्स को बोलना आ गया तो बस उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, नहीं, वो किस हद तक जो है अपना मैसेज जो है वो अच्छी तरह डिलीवर कर पा रहा है, ये है कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी। और इसके बारे में तो आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे उस कोर्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉम्पिटेंसी होना, प्लानिंग करने की एबिलिटी होना, और एडमिनिस्ट्रेशन की यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टिंग की एबिलिटी होना। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक एक्शन कॉम्पिटेंसी, यानी कि मैनेजर की वो काबिलियत जिसके ज़रिए वो ग्रास्प करता है ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो कंपनी की, और मेक श्योर करता है कि एम्प्लॉय की जो एफर्ट है वो इन लाइन है उस स्ट्रेटेजी के साथ। और फिर है सेल्फ मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी होना, यानी कि ख़ुद को भी मैनेज करना। और ग्लोबल अवेयरनेस कॉम्पिटेंसी होना, आज के दौर में ग्लोबल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और टीम वर्क कॉम्पिटेंसी यानी कि मिल के काम करने वाली काबिलियत होना, टीम वर्क वाली काबिलियत होना। सो 21st सेंचुरी मैनेजमेंट, आज की जो मैनेजमेंट है उसमें कई सारी नई चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। चेंज और इनोवेशन है, चेंज बहुत तेज़ी से है, इनोवेशन है, मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी है, डाइवर्सिटी है मार्केट्स के अंदर भी, प्रोडक्ट्स के अंदर भी, स्टाफ के अंदर भी, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और इसके अलावा क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है। सो मैनेजिंग डाइवर्सिटी को मैनेज करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आज के दौर में ज़रूरी है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है? एक्चुअली क्वालिटी की अहमियत क्या है? क्वालिटी वाली प्रोडक्ट कंपनी क्यों बनाए? इससे पॉजिटिव कंपनी इमेज होता है। जो कंपनी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है उससे कंपनी का इमेज जो है वो पॉजिटिव होता है, और कॉस्ट के अंदर कमी आती है, हायर मार्केट शेयर मिलता है, मार्केट शेयर के अंदर इजाफा होता है, और प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर कमी आती है। जो क्वालिटी प्रोडक्ट होती है तो उसकी जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी होती है उसके अंदर भी कमी आती है। तो ये हुआ लेसन नंबर 5। सो नाउ दी लेसन नंबर 6, जिसके अंदर सेशन नंबर 5 का थोड़ा रिकैप भी है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। डिसीजन मेकर
टॉप मैनेजर भी है, मिडिल मैनेजर भी और फर्स्ट लाइन मैनेजर भी है। सो एमडी डायरी से आपको कुछ पढ़ के बताया जा रहा है। एमडी क्या कहता है कि अगर आप मेरे रोल के बारे में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं कहाँ अपनी एफर्ट लगाता हूँ, तो पहला एरिया है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की। मैं अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो इस बात को सोचने में लगाता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है और हम कैसे वहाँ जो है वो मूव कर सकते हैं। और विजन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की है। और इसी तरह मैं अपने रोल को देखता हूँ और मैं अपना ज़्यादातर वक्त जो है इस बात को श्योर करने में लगाता हूँ कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग कर रहा हूँ, लीडिंग कर रहा हूँ लोगों की और डायरेक्शन के अंदर, उस डायरेक्शन में जहाँ पर वो डिलीवर करेंगे विजन को और की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को। और इसी तरह और ऐसे ही मेरी ज़्यादातर जो है एफर्ट जो है वो लगती हैं। और आज हम काम करते हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेंटेन करूँ अपना फोकस अगले 2 साल या फिर ये कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं अगले 3 सालों में। और नॉर्मल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अलावा इस बात को मेक श्योर करना कि कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल है, क्वालिटी और सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा जाता है और कस्टमर को सपोर्ट किया जाता है सही तरीके से। और इसके बाद है सबऑर्डिनेट का लॉग, उससे भी आपको कुछ पढ़ के बताया जा रहा है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर होने का मतलब ये कि आप सैंडविच की तरह हैं। जिस तरह सैंडविच के मीट की तरह है, जिस तरह सैंडविच के दरमियान में मीट होता है तो इसी तरह फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, क्योंकि आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबऑर्डिनेट के लिए जो आपसे नीचे के लोग हैं, और आप खुद भी एक सबऑर्डिनेट होते हैं अपने ऊपर से लोगों के लिए। और मैं जो है प्रमोट हुआ था रैंक से नन मैनेजर से, तो मैंने फेस किया चैलेंजेस को कई सारे। जो लोग मेरे फ्रेंड्स और कोलीग थे कल, वो सडन जो है वो लोग बन गए जिनको मुझे डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ी। और मैंने आई नीडेड टू डील विद द पर्सनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्हाट वाज द बेस्ट फॉर द फर्म। और मुझे ज़रूरत पड़ी डील करने के लिए जो पर्सनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि फर्म के लिए बेहतर था और जो मेरे सबऑर्डिनेट के लिए भी बेहतर था और जो कंफर्टेबल था मेरे लिए, और व्हाट वाज सेटिस्फाइंग सीनियर मैनेजमेंट। और दूसरा इशू ये कि मुझे ऐसे सीनियर इंडिविजुअल्स को मैनेज करना था जिनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था और नॉलेज भी ज़्यादा थी बिजनेस की मेरे मुकाबले में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंस रखूँ कोलीग्स के दरमियान, कस्टमर के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिपोर्टिंग फंक्शन दैट सीनियर मैनेजमेंट रिक्वायर। सो पॉइंटरिंग आइडियाज़ इन मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे। आज की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है पहले की मैनेजमेंट से। पुराने दौर में जो मैनेजमेंट होती थी वो आज की मॉडर्न दौर की मैनेजमेंट से डिफरेंट है। सो मैनेजमेंट जो है वो लिंक है दूसरी फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड स्टेट। मैनेजमेंट थ्योरीज आपके सामने मौजूद है जिसके अंदर प्री क्लासिकल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, क्लासिकल व्यू पॉइंट, बिहेवियरल व्यू पॉइंट, क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट और कंटेम्परेरी व्यू पॉइंट्स। और इनकी डिटेल्स जो है वो आगे आती रहेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सो प्री क्लासिकल के अंदर पिरामिड्स और वॉल है, एडम स्मिथ है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1900 से पहले। और क्लासिकल के अंदर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, बिहेवियरल के अंदर ह्यूमन रिलेशन व्यूज है और बिहेवियरल साइंस है। क्वांटिटेटिव के अंदर ऑपरेशंस रिसर्च है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, MIS है। और कंटेम्प्रेरी के अंदर सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, एमर्जिंग थ्योरीज, थ्योरी Z, TQM, KM एंड LO। और प्रीक्लासिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पिरामिड्स और वॉल को देखते हैं। इसकी डिटेल तो खैर लेसन नंबर 1 में आ चुकी है। सो 500 से लेकर 5000 ईयर्स अगो, 500 से लेकर 5000 साल पहले तक इनको बनाया गया था। और एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया 1776 के अंदर। सो डिवीजन ऑफ लेबर के मुताबिक क्या होता है कि ब्रेक डाउन किया जाता है, एक जॉब को तोड़ा जाता है। एक जॉब को सपोज करें कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर 8 स्टेप्स हैं और 8 ही वर्कर हैं, तो हर वर्कर को एक स्टेप दे दिया जाएगा। उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगी, वर्कर एफिशिएंट बन जाएगा क्योंकि बार बार वो वही काम करेगा। सो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज़ के अंदर हमारे पास रॉबर्ट ओवन है, चार्ल्स बाबेज है, हेनरी आर टाउन है। सो रॉबर्ट ओवन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ लंच के लिए जो है वो टाइम प्रोवाइड करना चाहिए, बल्कि जहाँ पर वर्कर की रेजिडेंस है, रिहाइश है, वहाँ का रोड, स्कूल, सैनिटेशन सिस्टम, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये जो है एडवोकेट थे, जो वर्कर की लिविंग कंडीशन है, एम्प्लॉय की जो लिविंग कंडीशन है उसके एडवोकेट थे ये। तो ये हुआ लेसन नंबर 6 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 7
जिसके अंदर थोड़ा रिकैप भी है सेशन नंबर 6 का। मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे, आज की मैनेजमेंट कल की मैनेजमेंट से काफ़ी डिफरेंट है, पुराने ज़माने की मैनेजमेंट से मॉडर्न मैनेजमेंट डिफरेंट है। सो मैनेजमेंट थ्योरीज चल रही हैं और अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज़ में रॉबर्ट ओवन हो चुका है, उसके बाद है चार्ल्स बाबेज, जिनके बारे में आपने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा होगा स्कूल के अंदर। सो ये फादर ऑफ कंप्यूटिंग है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने पहला जो है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो बनाया और इन्होंने बात की प्रोडक्शन एफिशिएंसी की, कैसे कॉस्ट को नीचे लाया जा सकता है, और ये पहले थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया इंसेंटिव और प्रॉफिट शेयरिंग का। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रायर टू 1900, मशीन पावर वर्सेस ह्यूमन पावर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि मशीनों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता गया और इसलिए भी ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। सो अर्ली कंट्रीब्यूशन को अगर असेस करें तो कोऑर्डिनेशन जो है वो जो थी अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और कंट्रीब्यूशन थी वो रिलेटेड थी स्पेसिफिक फील्ड से, और मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट जो है वो फील्ड नहीं देखा गया अंटिल टाउन, यानी कि हेनरी आर टाउन। सो हेनरी आर टाउन जो एक इंजीनियर थे, इन्होंने मैनेजमेंट को साइंस के तौर पर कायम करने पर जोर दिया है। सो क्लासिकल के अंदर हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। क्लासिकल व्यू पॉइंट जो है, इस व्यू पॉइंट के मुताबिक काम जो है वो एफिशिएंटली होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो बननी चाहिए लो वेस्टेज के साथ। सो क्लासिकल थ्योरीज में साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? इसका मतलब ये होता है कि साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि डिटरमाइन किया जाए एक बेहतर तरीका जॉब के लिए। एक ऐसी अप्रोच है जो कि फोकस करती है साइंटिफिक स्टडी के ऊपर वर्क मेथड्स की, ताकि वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। स्टडी करना टास्क के हर हिस्से को साइंटिफिकली और डेवलप करना एक बेहतर मेथड उसको परफॉर्म करने के लिए। दूसरा है वर्कर की सिलेक्शन जो है वो केयरफुली करना और उनको फिर ट्रेन करना ताकि वो परफॉर्म कर सके टास्क को साइंटिफिकली डेवलप मेथड का इस्तेमाल करते हुए, और फुली कॉपरेट करना वर्कर के साथ ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल कर सकें और वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया जाए। मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट प्लान करेगी और जो वर्कर होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को। फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ जो कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, इन्होंने टाइम्स एंड मोशन स्टडी का कॉन्सेप्ट दिया। इनके मुताबिक मोशन का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर काम हो जाए, यानी कि कुछ हाथों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि कम टाइम में काम हो जाए। और हेनरी गैंड ने जो है वो गैंड चार्ट और पे इंसेंटिव दिया, यानी कि गैंड चार्ट एक ऐसा टूल है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ये विजुअली हमें बताता है कि विच वर्क शुड बी इन हाउ मच टाइम। और पे इंसेंटिव के मुताबिक पे इंसेंटिव में इन्होंने बात की इंसेंटिव की, और इंसेंटिव होना चाहिए जो कि बेहतर परफॉर्म करता है उसके लिए, सारी बातें। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में हमारे पास जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर, जिनके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रैशनल होना चाहिए, ना कि मैनेजर की ख्वाहिश के ऊपर। ऐसा नहीं हो कि एक शख्स का चेहरा पसंद नहीं है मैनेजर को तो उसकी जो है जारी बात है प्रमोशन रोक रखी है, और दूसरे का पसंद है तो उसको प्रमोशन दी जा रही है। नहीं, प्रमोशन जो है वो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होनी चाहिए, ना कि मैनेजर की अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर। वेबर्स की आइडियल ब्यूरोक्रेसी की जो फर्म है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि डिवीजन ऑफ लेबर हो, क्लियर डिफाइंड हायरार्की हो कि कौन किसके ऊपर है कौन किससे नीचे है, डिटेल्ड रूल्स और रेगुलेशन हो, और इम्पर्सनल रिलेशनशिप हो, यानी कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग इन्वॉल्व नहीं हो। इम्पर्सनैलिटी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि है क्या, इसका मतलब ये कि रूल्स प्रोसीजर्स और सेक्शन को यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाए, यानी कि इक्वली अप्लाई किया जाए। और फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर, यानी कि रिटर्न रूल जो है वो रिटर्न रूल्स शुड स्पेसिफाई द वर्क बिहेवियर डिजायर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एंड इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी। रिटर्न रूल्स को स्पेसिफाई करना चाहिए जो डिजायर्ड वर्क बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर से, और यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना चाहिए। और उसके बाद है फिर वेल डिफाइंड हायरार्की हो, यानी कि क्लियर रिपोर्ट रिलेशनशिप हो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो, जॉब जो है वो ब्रेकडाउन हो वेल डिफाइंड टास्क के अंदर। मेंबर को मालूम हो कि क्या उनसे एक्सपेक्ट जो है वो किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि मेंबर्स जो है वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट हो जाएंगे अपने टास्क में, यानी कि बहुत ही माहिर हो जाएंगे अपने टास्क में।
और करियर एडवांसमेंट ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर करियर एडवांसमेंट हो, यानी कि जो भी सिलेक्शन है और प्रमोशन है वो मेंबर की क्वालिफिकेशन और उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हो, ये नहीं कि पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है या सोर्स लगवा ली उस बुनियाद पे, नहीं, बल्कि एक तो क्वालिफिकेशन और दूसरी परफॉर्मेंस, इन दोनों चीज़ों की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन और प्रमोशन हो। तो ये हुआ लेसन नंबर 7। सो नाउ द लेसन नंबर 8 क्लासिकल के अंदर साइंटिफिक ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल हैं, ये एक माइनिंग इंजीनियर थे और उसके बाद ये एमडी बन गए, एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनकी जो कंपनी है वो अभी भी वर्क कर रही है सेंट्रल फ्रांस के अंदर, और बीइंग अ टॉप मैनेजर इन्होंने डेवलप की मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको पढ़ाया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो इन्होंने आइडेंटिफाई की है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग को। सो यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई जा रही है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक ऐसी अप्रोच है जो कि फोकस करती है उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जिनका मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की। और फ्योल ने पब्लिश किए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1949 में, और वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। उनमें से पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क स्पेशलाइजेशन। हर वर्कर को डिफरेंट जो है वो काम जो है वो देना चाहिए। सो डिवाइड कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वर्क जो है इंडिविजुअल्स के दरमियान। और इससे होता क्या है कि स्पेशलाइजेशन से जो है वो एफिशिएंसी के अंदर इजाफा होता है। उसके बाद अगर अथॉरिटी, फ्योल के मुताबिक एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान। अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी मैनेजर मिसयूज़ करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो फ्रस्ट्रेटेड फील होगा मैनेजर को। डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी। और यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि एक ही बॉस जो है वो डायरेक्शन दे अपने सबऑर्डिनेट को। एक से ज़्यादा बॉस देंगे तो जाहिर बात है कन्फ्यूजन होगी। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनको एक ही मैनेजर डायरेक्ट करे। जैसे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, प्राइसिंग पॉलिसी, ये तमाम जो है वो एक ही मैनेजर इनको डायरेक्ट करे। और सबऑर्डिनेशन हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जनरल इंटरेस्ट के मुकाबले में, यानी कि अपने ज़ाती मफाद पर ऑर्गेनाइजेशन का जो मफाद है उसको तरजीह दी जाए। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या है? एक तरह की वो है, पे है सर्विस के बदले। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले उसको जो पे मिल रहा है वो है रेम्यूनरेशन। सो पे जो है वो जाहिर बात है फेयर होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए भी और जाहिर बात है एम्प्लॉयर के लिए भी, दोनों के लिए। उसके बाद है फिर सेंट्रलाइजेशन, एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के दरमियान। स्केलर चेन होना चाहिए। स्केलर चेन का मतलब क्या है? स्केलर चेन जो है एक फॉर्मल लाइन होती है अथॉरिटी की, कम्युनिकेशन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्डर होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो चीज़ें हों, मटेरियल ऑब्जेक्ट हों या फिर इंसान हो। सो चीज़ें जब ऑर्डर पे हों, ऑर्डर फॉर थिंग्स उसको हम कहते हैं मटेरियल ऑर्डर, और ऑर्डर फॉर पीपल उसको कहते हैं सोशल ऑर्डर। इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि जब एम्प्लॉयज़ को डील करे मैनेजर उसको यूज़ करना चाहिए काइंडनेस और जस्टिस, और इक्वली जो है करना चाहिए काइंडनेस और जस्टिस का इस्तेमाल। सो इक्विटी कॉम्बिनेशन है काइंडनेस और जस्टिस का। स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल टेन्यूर की, यानी कि हाई टर्नओवर नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसको जाहिर बात है फेयर इनफ टाइम दिया जाए ताकि वो सेटल हो सके अपनी जॉब में, क्योंकि एम्प्लॉय को टाइम की ज़रूरत पड़ती है अपनी जॉब के बारे में सीखने के लिए और एफिशिएंट बनने के लिए। और इनिशिएटिव, यानी कि मैनेजमेंट को एनकरेज करना चाहिए, इनिशिएटिव को एनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो खुद अपने प्लान करें और एग्जीक्यूट करें उन प्लान को। और एस्पिरिट डी कोऑप, यानी कि टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट को क्रिएट करना चाहिए यूनिटी, कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट एम्प्लॉयज़ के दरमियान। सो विच थ्योरी इज़ दैट? अब आपने इस बारे में सोचना है। कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ एम आई मैनेजिंग लेक्चर्स ऑफ योर सेशन? किस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ लेक्चर्स जो है वो आपके सेशन के। एंड व्हाट इज़ योर रोल इन द क्लासरूम? आपका क्या रोल है क्लासरूम में? एंड व्हाट इज़ माई थ्योरी ऑफ लर्निंग? तो इसके बारे में आपने सोचना है। सो बिहेवियरल व्यू पॉइंट में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन रिलेशंस व्यू और बिहेवियरल साइंस है। सो बिहेवियरल व्यू पॉइंट जो है, इस व्यू पॉइंट ने इंसानी बिहेवियर को समझने और एम्प्लॉयज़ को कामयाबी की तरफ तरगीब देने की अहमियत पर जोर दिया है।
सो नाउ द लेसन नंबर 9, जिसके अंदर थोड़ा रिकैप है सेशन नंबर 8 का। सो मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे, कल की मैनेजमेंट और आज की मैनेजमेंट में फ़र्क है। मैनेजमेंट थ्योरीज आपकी चल रही हैं। सो 1900 से पहले वर्कर को सोशल एनिमल कंसिडर किया जाता था, 1900 के बाद एज अ मशीन, और हॉटन स्टडी जब आई एल्टन मायो की तो वर्कर को एज अ ह्यूमन लेना चाहिए। सो बिहेवियरल व्यू पॉइंट में हॉटन एक्सपेरिमेंट ह्यूमन रिलेशन व्यूज और बिहेवियरल साइंस है। सो बिहेवियरल व्यू पॉइंट के मुताबिक उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सो इस व्यू पॉइंट ने इंसानी बिहेवियर को समझने और एम्प्लॉय को कामयाबी की तरफ तरगीब देने की अहमियत पर जोर दिया है। सो हॉटन एक्सपेरिमेंट, हॉटन एक्सपेरिमेंट जो था एक ग्रुप था स्टडीज़ का जो कि हॉटन प्लांट के ऊपर हुआ इलेक्ट्रिक कंपनी के 1920 और 30s के दरमियान। स्टडी जो कंडक्ट की वो एल्टन मायो ने की, 3 सेट थे एक्सपेरिमेंट के। इसके अंदर देखा गया कि कैसे प्रोडक्टिविटी वेरी करती है जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेंज किया जाता है, जैसे कि लाइट कम ज़्यादा, हीट कम ज़्यादा, रूम कलर चेंज किया और सोशल इंटरेक्शन जो है लोगों के दरमियान। पता ये चला कि प्रोडक्टिविटी जो है वो लार्जली फंक्शन है वर्कर के एटीट्यूड का, यानी कि जब लाइट कम ज़्यादा की गई तो प्रोडक्टिविटी जो है वो उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। थ्योरी ने, इस स्टडी ने इस बात को शो किया कि ह्यूमन की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड जो है इतनी ही ज़रूरी है जैसा कि पैसा है, और सोशल इंटरेक्शन जो है वर्क ग्रुप का ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल वर्क है, और ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता मैनेजमेंट प्लानिंग में। इससे ये पॉसिबिलिटी भी सामने आई कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर इस वजह से भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वर्कर्स को ये पता था कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसी वजह से जब लाइट के अंदर कमी की गई तो उन्होंने अपनी अटेंशन जो है वो बढ़ा दी, तो ये बात भी सामने आई। ह्यूमन रिलेशन व्यूज़, ह्यूमन रिलेशन व्यूज़ एंड ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में हमारे पास अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है और डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारे कोर्सेज के अंदर आप इसको पढ़ेंगे और हो सकता है ऑलरेडी आपने पढ़ा हो। फिजियोलॉजिकल नीड होती है, बॉडीली नीड होती है जो कि ब्रीथिंग, फूड, वाटर, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। स्लीप भी इसके अंदर आ सकती है, और सेफ्टी, इंसान को सेफ्टी की भी ज़रूरत होती है। अगर ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाए तो फिर इंसान को सेफ्टी की ज़रूरत होती है, जितनी भी ख़तरनाक चीज़ें उनसे सेफ्टी मिलनी चाहिए। और सोशल होना चाहिए, जाहिर बात है इंसान अकेला नहीं रह सकता, इंसान को जाहिर बात है फैमिली और फ्रेंड की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। एस्टीम यानी कि सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, और सबसे अहम बात ये कि रिस्पेक्ट, इंसान को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिले भी और वो दूसरों को भी जाहिर बात है रिस्पेक्ट दे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि फुलेस्ट यूज़ करना अपने पोटेंशियल का। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैकग्रेगर की, इसके मुताबिक एक्स थ्योरी जो है वो एक काफ़ी नेगेटिव व्यू है वर्कर के बारे में, और वाई का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। एक्स के मुताबिक वर्कर जो है वो अवॉइड करता है वर्क को, और वाई के मुताबिक वर्क जो है वो नेचुरल है। एक्स के मुताबिक कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वाई के मुताबिक काबिल है सेल्फ डायरेक्शन का। और एक्स के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है वर्कर, जबकि वाई के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तलाश करता है। एक्स के मुताबिक वर्कर को सिक्योरिटी की तलाश है, वाई के मुताबिक गुड अच्छे डिसीजन ले सकता है। बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस जो है इसने जो है वो डिस्क्राइब किया है स्टडी करना जो है ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और MIS है, और इनकी डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। नाउ द लेसन नंबर 10, जिसके अंदर थोड़ा रिकैप है सेशन नंबर 9 का। क्वांटिटेटिव के अंदर ऑपरेशंस रिसर्च है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है और MIS है। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट, इसके अंदर क्या होता है कि यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन मॉडल है, कंप्यूटर साइमुलेशन है, ताकि इम्प्रूव किया जाए डिसीजन मेकिंग को। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशन रिसर्च, इसके अंदर क्या होता है कि मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है बेटर डिसीजन के लिए। और उसके बाद फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सुपरवाइजिंग को मैनेज किया जाए। उसके बाद है फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इस्तेमाल होते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसका
इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, एनालिसिस के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो कंटेम्प्रेरी के अंदर हमारे पास सिस्टम थ्योरी है, कंटिजेंसी थ्योरी है, एमर्जिंग थ्योरी है और उसके अलावा थ्योरी जी, TQM, नॉलेज मैनेजमेंट और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो सिस्टम थ्योरी में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम देखा जाता है। जैसे कि एक पीसी एक सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसका एक हिस्सा ख़राब हो जाए तो पूरा पीसी सही तरह काम नहीं करता या बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इसी तरह देखा जाता है कि अगर उसका एक हिस्सा ख़राब हो जाएगा तो सारी बात है ऑर्गेनाइजेशन भी सही तरह काम नहीं कर सकेगी। फिर है कंटिजेंसी थ्योरी। इसमें क्या होता है कि अगर न्यू सिचुएशन आती है तो किस तरीके से कैसे जो है वो डिसीजन लिए जाएंगे। और फिर है एमर्जिंग थ्योरी, थ्योरी जी। जब थ्योरी वाई और एक्स फेल हो गई सो अमेरिकन को काफ़ी थ्रेट था जैपनीज प्रोडक्ट से, स्पेशली जो गाड़ियाँ उनसे। सो प्रोफेसर ऊची ने जो है ये जो है वो थ्योरी दी और इन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिया जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे अमेरिकन और जैपनीज मैनेजमेंट स्टाइल के एक मॉडिफाइड अप्रोच के अंदर। सो उसके बाद है फिर थ्योरी जी के बाद हमारे पास है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूस एफर्ट है मैनेजमेंट की और एम्प्लॉयज़ की भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो इंश्योर करें लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। और उसके बाद है फिर नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन गैदर करती है, ऑर्गेनाइज करती है, शेयर करती है और एनालाइज करती है अपनी नॉलेज को इस तरीके से जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हो उसकी एम्प्लॉयज़ के लिए। सो ये जो है आर्ट है वैल्यू क्रिएट करने की ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंजिबल एसेट्स से। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। देखा तो खैर फिजिकली नहीं देखा जा सकता, फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। उसके बाद है फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो लर्न करती है। सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फैसिलिटेट करती है अपने मेंबर्स को लर्निंग और कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म करती है अपने आप को। तो ये हुआ लेसन नंबर 10। नाउ द लेसन नंबर 11। सो इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ दिखाई जा रही है कि स्पेसिफिक से जनरल लेवल के अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, सो स्पेसिफिक लेवल को यहाँ पे दिखाया जा रहा है सेलुलर से मुराद सेल जो है इंसान के जिस्म का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वो सेल होता है। सो सेलुलर लेवल जो होता है वो सबसे छोटा है और इसी तरह हम ऊपर जाते जाएंगे तो जनरल लेवल पे पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम जनरल लेवल पे जाते हैं तो फिर ग्रुप्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल और ग्लोबल लेवल आ जाता है हमारे पास। सो सिस्टम व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने मौजूद है। इसमें इनपुट है जिसके अंदर ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है और इन तमाम इनपुट की ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के जरिए और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आउटपुट प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आती हैं। सो सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर क्या होता है कि तमाम जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं सिस्टम के, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। सो ऑल कंपोनेंट मेड अ बॉडी। और उसके बाद है फिर सिस्टम थ्योरी। सो सिस्टम थ्योरी जो है वो बेस करती है आइडिया के ऊपर के जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स से, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक साथ काम करते हैं एज अ सिस्टम। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सेटिंग, इकोनॉमिक क्लास एंड एनवायरनमेंट एट होम। सो ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है, इनपुट्स हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है और आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है और मार्केट इन्फ्लुएंसेस है। सो क्लोज सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर कोई भी एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इनपुट नहीं होता एनवायरनमेंट से इनपुट नहीं लिया जाता क्लोज सिस्टम के अंदर। जबकि ओपन सिस्टम की अगर बात की जाए तो सारी बातें ओपन सिस्टम एक्सेप्ट करता है इनपुट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सो ऑर्गेनाइजेशन एज अ ओपन सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। क्लोज सिस्टम वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ना इन्फ्लुएंस होता है और ना वो अफेक्टेड होती है और इन्वायरमेंट से, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इनपुट है, ट्रांसफॉर्मेशन है और आउटपुट है, और उसके आप ऊपर और नीचे देखें तो एनवायरनमेंट है। तो ये ओपन सिस्टम वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो है सारी बातें इन्फ्लुएंस होती है
एनवायरनमेंट से। सो नाउ द लेसन नंबर 12। सो जनरल एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो फोर्सेस जो अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें कल्चरल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स जो आउटसाइड होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, और जाहिर बात है मैनेजमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेगा और टास्क एनवायरनमेंट है। मेगा एनवायरनमेंट से मुराद, इसको जनरल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। ये जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंपनी को और रिफ्लेक्ट करते हैं कंडीशंस और ट्रेंड्स जो है सोसाइटीज़ की जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। और उसके बाद फिर टास्क एनवायरनमेंट, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। ये वो चीज़ें होती हैं जो क्लोज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। हमारे पास टास्क एनवायरनमेंट के अंदर सप्लायर, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक प्लेशर ग्रुप है, और मेगा एनवायरनमेंट में ग्लोबल, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक शामिल है। मेगा एनवायरनमेंट को यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। 5 मेजर एलिमेंट है मेगा एनवायरनमेंट के। टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट है, रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है बिजनेस के अंदर। इकोनॉमिक एलिमेंट है, सिस्टम्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंज्यूमिंग वेल्थ, यानी कि वेल्थ को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कंज्यूम करना, उसके जो सिस्टम है और उसके अलावा लीगल, पॉलिटिकल एलिमेंट, लीगल से मुराद लॉज और पॉलिटिकल से मुराद गवर्नमेंट सिस्टम। सोशियो कल्चरल एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि एक गिवन जोग्राफिक एरिया का एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, बिहेवियर। और इंटरनेशनल एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो बाहर का कंट्री है वहाँ पे डेवलपमेंट होना, जो होम कंट्री है उसके अलावा जो बाहर कंट्री है, एक तो होम कंट्री ऑर्गेनाइजेशन का और जो उससे बाहर कंट्री है वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो, और वो जो डेवलपमेंट है उसका पोटेंशियल इन्फ्लुएंस होना ऑर्गेनाइजेशन को। मिसाल के तौर पे कोई एक नई मशीनरी आती है, ईजाद होती है किसी बाहर के मुल्क में, और वो उसी का नया मॉडल है, एक तरह से नए फीचर्स के साथ है जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है। तो जाहिर बात है अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होगा उसका, जो नई मशीन बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन को भी वो मशीनरी हो सकता है ख़रीदनी पड़ जाए। टास्क एनवायरनमेंट में हमारे पास कॉम्पिटिटर्स, क्लाइंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, पब्लिक प्रेशर ग्रुप, एम्प्लॉयमेंट, मार्केट, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन है। कस्टमर एंड क्लाइंट्स, ये वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन होती है जो परचेज करती है प्रोडक्ट या सर्विसेज को। कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो कि राइवल प्रोडक्ट्स या सर्विस ऑफर करते हैं। सप्लायर वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं रिसोर्सेज। और लेबर सप्लाई की बात की जाए तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पोटेंशियली तौर पे एम्प्लॉयबल होते हैं, यानी इनको रख सकती है ऑर्गेनाइजेशन। और गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो जाहिर बात है एजेंसीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज और कंप्लाइंस जो है लॉज एंड रेगुलेशन के साथ है, यानी उसको मॉनिटरिंग करती है। और वो जो कंप्लाइंस होती है वो लोकल, स्टेट, रीजनल और नेशनल लेवल पे इन तमाम चीज़ों को वो देखती है, यानी कि उसको मॉनिटरिंग करती है। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इन टास्क एनवायरनमेंट। इसमें 5 चीज़ें हैं। एक तरफ तो राइवलरी होती है जो एग्जिस्टिंग फर्म है इंडस्ट्री के अंदर उनके दरमियान, और एक तरफ जो है वो थ्रेट होता है नए कॉम्पिटिटर्स का, और एक तरफ थ्रेट होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का, और सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर होती है, बायर्स की बार्गेनिंग पावर होती है। नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का जाहिर बात है कल्चर होता है, और जो कल्चर होता है ये वर्क करता है एज अ ग्लू इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो सिस्टम है शेयर्ड मीनिंग का और बिलीफ का जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर के पास होता है। सोर्सेस ऑफ कल्चर, हाउ एम्प्लॉय लर्न कल्चर। सोर्स क्या है कल्चर के और किस तरीके से एम्प्लॉय जो है वो सीखता है कल्चर को। यूजुअली रिफ्लेक्ट द विजन और मिशन ऑफ द फाउंडर्स इमेज। और एम्प्लॉय सीखते किस तरीके से हैं कल्चर को? स्टोरीज के ज़रिए, किसी एक ख़ास इवेंट या लोगों के बारे में जो स्टोरी होती है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ख़ास वाक़या हो जाता है या कोई ऐसा शख्स होता है उसकी कहानियाँ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे रिचुअल्स के ज़रिए, इनके रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी, और इसके अलावा मटेरियल सिंबल्स के ज़रिए। मटेरियल सिंबल्स के अंदर एक्सेप्टेबल अटायर आ जाता है, जो एक्सेप्टेबल ड्रेस है ऑर्गेनाइजेशन का वो, और ऑफिस का साइज़, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और लैंग्वेज से,
हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के कुछ खास अल्फाज होते हैं जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं, वो उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं ग्रोथ और सक्सेस के अंदर एक कंपनी के। इनमें एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, गवर्नमेंट्स, मीडिया, सप्लायर्स, कम्युनिटीज़, शेयर होल्डर्स और यूनियंस वगैरह शामिल हैं। अब स्टेक होल्डर और उनके कंसर्न को देखते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर का क्या कंसर्न होता है। ऑनर और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल साउंडनेस, कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड हो और कंसिस्टेंटली तौर पे मीट करे वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को, कंसिस्टेंसी के साथ मीट करे लगातार, सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी हो और एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स, इसके ऊपर भी, इसके बारे में भी उनका कंसर्न होता है, और वक्त पे और एक्यूरेटली डिस्क्लोज करे, शो करे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। कस्टमर का क्या कंसर्न होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की भी हो और अवेलेबिलिटी भी हो, दस्तयाब भी हो, और मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो हार्मफुल या डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए, और सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज का, प्राइसिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, इसके अंदर भी वो इंटरेस्टेड होते हैं, और उसके अलावा ऑनेस्ट, एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग हो। एम्प्लॉयज़ जो है वो इस बात से उनका कंसर्न होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेरिट बेस्ड हायरिंग एंड प्रमोशन हो, यानी कि पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग वाला मामला ना हो, बल्कि मेरिट बेस्ड जो है वो हायरिंग की जाए, मेरिट के ऊपर, काबिलियत के ऊपर हायरिंग की जाए, और वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी हो, एक तरह के लोग ना हो, एक ही इलाके के लोग ना हो, या एक ही ज़बान बोलने वाले लोग ना हो, या फिर एक ही स्किन कलर के लोग ना हो। और इसके अलावा वेज एंड सैलरी लेवल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जारी बात है वेज और सैलरी लेवल जो है जारी बात है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितना काम ले उतनी ही सैलरी दें, ये ना हो कि काम ज़्यादा ले रहे हैं कम सैलरी दे रहे हैं, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अवेलेबिलिटी हो, ट्रेनिंग करवाई जाए एम्प्लॉयज़ को और आगे बढ़ने की फैसिलिटी हो, और वर्क प्लेस सेफ्टी भी हो, प्राइवेसी भी हो, सेफ्टी भी हो काम की जगह पर, प्राइवेसी। और कम्युनिटी का क्या कंसर्न होता है कि एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी हो पैकेजिंग के अंदर और प्रोडक्ट डिज़ाइन में, रिसाइकलिंग एफर्ट्स हो, ये रिसाइकिल किया जाए जो मटेरियल है इस्तेमाल हुआ, पॉल्यूशन प्रिवेंशन हो, पॉल्यूशन ना फैलाए फर्म, और ग्लोबल एप्लीकेशन हो जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड हैं। अब आखिर में जो इस लेसन के अंदर है वो है ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसे एक्शन ले जो कि प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे सोसाइटी की वेलफेयर को एज अ होल, पूरी की पूरी सोसाइटी को, ये नहीं कि सिर्फ जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है मौजूद है वहाँ पे नहीं। और सोसाइटी की वेलफेयर को भी जारी बात है वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना फ़ायदा है उसको भी सपोर्ट किया जाए, और जो सोसाइटी की वेलफेयर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। तो ये हुआ लेसन नंबर 12। सो नाउ द लेक्चर नंबर 13। ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक तरह से ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो एक्शन ले जो कि प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे सोसाइटी एज अ होल, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी है उसकी वेलफेयर को जो है प्रोटेक्ट भी करे और इम्प्रूव भी करे, और साथ में सपोर्ट करे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, जो ऑर्गेनाइजेशनल के मफादात हैं उसको भी जारी बात है सपोर्ट करें, और सोसाइटी की वेलफेयर को भी प्रोटेक्ट और इम्प्रूव किया जाए। एथिकल गाइडलाइंस हैं कुछ मैनेजर्स के लिए, कुछ अखलाकियात है जो मैनेजर के अंदर होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि वो लॉ को फॉलो करे, लोगों को तुरंत बताए, कस्टमर को सच बताए, और तीसरी चीज़ ये कि रिस्पेक्ट दे लोगों को। मैनेजर बनने का मकसद नहीं होता दूसरों को रिस्पेक्ट ना दे, रिस्पेक्ट दे, और अब ऑल डू नो हार्म, नुकसान ना पहुंचाए, कस्टमर्स को नुकसान नहीं पहुंचाए, इन्वेस्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके अलावा पार्टिसिपेशन करे, वो पार्टिसिपेशन से इंप्रूवमेंट होती है, सीखने को मिलता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर एक्शन, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो जारी बात है उसके लिए एक्शन भी रिक्वायर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप 3 इंपॉर्टेंट थीम्स। पहला है परस्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि परस्यू किया जाए अपॉर्चुनिटी को हासिल करना। उसके बाद आता है इनोवेशन, इनके नई चीज़ें इनोवेट की जाए, नई प्रोडक्ट लाई जाए मार्केट के अंदर ताकि जो अनफुलफिल नीड है उनको पूरा किया जा सके, और इसके अलावा ग्रोथ, इनकी ग्रो किया जाए अपने बिजनेस को। उसके बाद है फिर ई बिज़नेस। अब ई बिज़नेस आज के दौर में काफ़ी कॉमन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है काम के लिए, शेयर स्टेक होल्डर के साथ लिंक किया जाता है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, और इसी का सबसेट जो है वो ई कॉमर्स है, और कई सारी ई कॉमर्स साइट है जैसे कि अमेजोन है, और पाकिस्तान में भी कई सारी साइट्स हैं। इनके ऊपर क्या होता है कि ऑनलाइन खरीदो फरोख्त होती है, सेलर्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं और बायर्स जो है वो बाय कर रहे होते हैं ई कॉमर्स साइट के ज़रिए।
उसके बाद है फिर इंट्रानेट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट होता है और इसमें सिर्फ एक्सेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय तक महदूद होता है। उसके बाद है वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है एक शख्स का, एक इनर लाइफ होती है किसी भी शख्स की, और इनर लाइफ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। सो वी हैव टू बिलीव दैट वी हैव कम्युनिटी, और कम्युनिटी से हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन, आज का दौर ही ग्लोबलाइजेशन का है, और जो नेशनल बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स ज़रूर है लेकिन वो रुकावट नहीं है। सो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इंट्रैक्शन होता है और इंटीग्रेशन होती है लोगों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान वर्ल्ड वाइड। तो ये हुआ लेसन नंबर 13। सो नाउ द लेसन नंबर 14। सो 21st सेंचुरी ट्रेंड्स एंड इशू ग्लोबलाइजेशन। आज का दौर जो है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें ज़रूरी है ग्लोबल एनवायरनमेंट को समझने की। ग्लोबल एनवायरनमेंट को समझना जो है वो आज के दौर में ज़रूरी है। सो ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रोसेस है इंट्रैक्शन का और इंटीग्रेशन का लोगों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान वर्ल्ड वाइड। सो अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड डब्ल्यूटीओ जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले गेट होता था, वो एक एग्रीमेंट था, जबकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो रीजनल ट्रेड अलाइंसेस हैं, हर एक रीजन के अंदर एक बड़ी अलाइंस मौजूद है। ईयू मौजूद है, यूरोपियन यूनियन यूरोप में मौजूद है, साउथ एशिया के अंदर सार्क है, नॉर्थ अमेरिका में नेफ्टा है और साउथ ईस्ट एशिया में आसियान है। सो आपके सामने यूरोपियन यूनियन का मैप है। इसके अंदर जो हाईलाइटेड कंट्रीज़ हैं ये तमाम यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। यूके अब हिस्सा नहीं है, यूके पहले था, और ज़्यादातर इसके अंदर वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, एक दो जो है वो ईस्टर्न यूरोप के भी हैं जैसे कि ग्रीस वगैरह। सो इसको बनाने के जो गोल्स थे वो ये था कि एक सिंगल मार्केट बनाई जाए, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं तो वो एक सिंगल मार्केट है, और जो एग्जिस्टिंग बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए कंट्रीज़ के दरमियान। तो यूरोपियन यूनियन को मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1992 में बनाया गया, और एक यूनिफाइड इकोनॉमी है, तमाम कंट्रीज़ एक तरह से एक ही इकोनॉमी है इसके अंदर, और एक ही ट्रेड एंटिटी है, और एक सिंगल मार्केट है बगैर किसी बैरियर के, ट्रैवलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेड के लिए। और इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन है, कॉमन करेंसी है इसमें, और इससे इकोनॉमिक पावर के अंदर इजाफा हुआ है, इस हद तक इजाफा हुआ है कि दूसरे कंट्रीज़ पर भी प्रेशर डाल सकते हैं, और इसने वन ऑफ द रिचेस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट मार्केट जो है वो बनाई। और उसके बाद फिर गोल्स ऑफ नेफ्टा। नेफ्टा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के दरमियान है, जिसमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। सो इसका जो गोल्स हैं वो है लिबरलाइज ट्रेड को प्रमोट करना, ना कि फ्री ट्रेड को, और एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। उसके बाद फिर आसियान है। सो ये जो है 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की अलाइंस है। साउथ ईस्ट एशिया के 10 जो नेशंस है, कंट्रीज़ हैं, उनकी अलाइंस है, और ये जिस रीजन के अंदर बनाई गई है, जिस इलाके में बनाई गई है, तो वो ऐसा रीजन है जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन में आता है, और ये नेफ्टा और ईयू को भी कॉम्पीट कर सकता है। अब आपके सामने यहाँ पर आसियान के मेंबर्स दिखाए जा रहे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, और इनमें इंडोनेशिया और सिंगापुर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से है। सो ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर असर करती हैं। कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ओजोन लेयर को रप्चर करती हैं, ख़राब करती हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट बैन हैं जो कि ओजोन लेयर को रप्चर करती हैं। सो नाउ द पोल्का फंक्शंस। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ये पहले भी आ चुका है। सो इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान बनाने के अंदर फेल हो गए, आपसे प्लान नहीं बना, तो समझ लें कि आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। सो ऑल फ्लावर्स ऑफ द फ्यूचर्स आर सीड्स ऑफ टुडे। कल के फ्लावर, कल के फूल जो है आज के ज़ाहिर बात है बीज हैं। तो यानी कि अगर कोई शख्स अगर आज छोटा है तो ज़ाहिर बात है कल वो एक मेहनत करके काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। सो क्वेश्चन, डू यू वांट टू गो एनीवेयर और समवेयर, कि आप कहीं पर जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपने अपने आप से सवाल करना है। तो इसी का एक छोटा सा आपके सामने एक केस स्टडी नुमा एक मौजूद है, गेट अ प्लान। सो इसमें लिखा हुआ है कि मैं जो है वो अपनी लाइफ के साथ खेलता हूँ गेम की तरह। सो टू फाइंड आउट वुड बी but the same I wondered why at the end of each day nothing come worthwhile or had come my way। तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि हर दिन के आखिर में मेरे रास्ते में कुछ भी नहीं आता। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है प्लान करूँ, और अपने आप को कहा कि मैं कर सकता हूँ, तो हर चीज़ मेरे रास्ते में आने लगी। नाउ यू कैन डू द सेम, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है,
प्लान करना है और अपने आप को बताना है कि मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। सो प्लानिंग है असल में क्या, एडवांस डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग जो है वो एसेंस है मैनेजर की जॉब का। हर मैनेजर की जॉब का जो है वो एसेंस है डिसीजन मेकिंग, ये बेसिक्स में से है मैनेजर की जॉब का। अब है एलिस एंड वंडरलैंड की कहानी, जिसके अंदर एलिस ने जो है वो एक क्लेवर कैट से, एक चालाक, एक इंटेलिजेंट किस्म की कैट से जो है वो क्वेश्चन पूछा है। वो एक चौक के ऊपर मौजूद है, एक चुरंगी के ऊपर, जहाँ पे 4 रास्ते हैं, और कैट ने उसको आंसर दिया कि अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना है तो तुम कोई भी रोड ले लो, तुम कहीं पे भी पहुंच जाओगी। तो ये जो है एक क्लेवर कैट का जवाब था। सो अ पर्सन गोइंग नोवेयर विल यूजुअली गेट देयर, सो इफ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। सो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग जो है, ये दोनों चीज़ें जो है वो मैनेजर की जॉब है, मैनेजर की जॉब का हिस्सा है ये डिसीजन मेकिंग भी और फिर उसकी डिसीजन टेकिंग भी। नाउ द लेसन नंबर 15, जिसके अंदर थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 14 का। सो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग, ये जो है जॉब है मैनेजर की जॉब का हिस्सा है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग। सो मैनेजर्स परफॉर्मेंस, इसके अंदर जो है वो एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती है। एनालिसिस होता है, उसके बाद गोल सेटिंग होती है, नीड्स या गोल्स के बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस के बाद प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद एक्शन होता है और एक्शन के बाद रिजल्ट्स होते हैं। सो कंडीशंस अंडर विच डिसीजंस आर मेड, दरमियान में जो है वो रिस्क है और एक तरफ अनसर्टेनिटी है। अगर अनसर्टेनिटी है तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी है तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनी सूरत हाल और सर्टेनिटी का मतलब है यकीनी सूरत हाल। सो डिसीजन का मतलब क्या होता है, चूज़ करना दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से। सो डिसीजन की वजह से ये नहीं होता कि कुछ ना कुछ हो जाए, विली नीली नहीं होता कि कुछ ना कुछ तो हो जाए। अगर डिसाइड नहीं भी करेंगे आप तो सही बात है आउटकम तो आएगा, लेकिन डिसीजन की वजह से ये नहीं होता कि आउटकम कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं होता, विली नीली नहीं होता। सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए मैनेजर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को और वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और डिसीजन टेकिंग का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मैनेजर जो है वो एक्शन लेते हैं अफेक्ट करने के लिए डिसीजन को। सो डिसीजन टेकिंग का अगर स्टेप नहीं लिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि असल में डिसीजन बना ही नहीं, रियल डिसीजन मेकिंग ही नहीं हुई अगर डिसीजन टेकिंग नहीं हुई है तो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आपने पीसी ख़रीदना है, लेकिन आपने जो है वो पीसी ख़रीदा ही नहीं, तो देखा है तो रियल डिसीजन मेकिंग हुई नहीं, क्योंकि डिसीजन टेकिंग नहीं किया आपने, डिसाइड कर लिया पीसी ख़रीदना नहीं। नाउ द रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसकी डिटेल अगले लेसन्स के अंदर आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, जमा किया जाता है, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई किया जाता है और असिस किया जाता है, इवेल्यूएट किया जाता है अल्टरनेटिव्स को, और आखिर में जो है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो चूज़ किया जाता है। सो नाउ द लेसन नंबर 16, जिसके अंदर थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 15 का। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि ऑप्टिमल डिसीजन पॉसिबल होता है, यानी कि बेटर से बेटर डिसीजन पॉसिबल होता है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो अवेलेबल होती है, और जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है अंडरस्टैंडेबल होती है, समझ में भी आती है वो, और रिलेवेंट जो अल्टरनेटिव होते हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं वो नॉन होते हैं, इन नॉलेज होते हैं, और जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं वो भी नॉन होते हैं, इन नॉलेज होते हैं। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके सामने है। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को जमा किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, असिस किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है अल्टरनेटिव्स की, और एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर लिया जाता है। सो स्टेप्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अब इनको देखते हैं कि करके। सो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या है, चीज़ें कि जहाँ पर हम मौजूद हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं तो एक गैप है, तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है। सो जाहिर बात है हमें गैप को फिल करना है। सो इसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है कि प्रॉब्लम और नॉन प्रॉब्लम इन दोनों को, और डायग्नोस किया जाता है कि कॉजेज क्या है और जो कॉज है वो जेन्युइन है या नहीं, और उसके बाद जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को जनरेट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है बगैर किसी क्रिटिसिज्म के लिए, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए डेवलप किया जाता है अल्टरनेटिव को। सो हम गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद फिर चूज इवेल्यूएट किया जाता है और चूज़ किया जाता है एक अल्टरनेटिव को, यानी कि हमें इवेल्यूएट करना होता है और चूज़ करना होता है डिफरेंट अल्टरनेटिव में से कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेटर है, और हम देखते हैं फिजिबिलिटी को, क्वालिटी को, कॉस्ट को, स्पीड को, एथिक्स को और एक्सेप्टेबिलिटी को हम देखते हैं। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। इसमें क्या होता है कि डिसीजन टेकिंग होती है, डिसीजन इनटू एक्शन।
सो डिसीजन टेकिंग होती है हम और इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मॉनिटरिंग की जाती है। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दोबारा आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब इसी चीज़ को खोल दिया थोड़ा सा और। आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को जनरेट किया जाता है जिसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, इवेल्युएट किया जाता है अल्टरनेटिव्स को कि कौन सा बेटर है, और एक अल्टरनेटिव को चूज कर लिया जाता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, डिसीजन टेकिंग होती है, और उसके बाद मॉनिटरिंग भी की जाती है। मॉनिटरिंग करने के बाद जो है वो इवेल्यूशन की जाती है डिसीजन इफेक्टिवनेस की, कि डिसीजन किस हद तक जो है वो इफेक्टिव है। सो टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड। अब प्रॉब्लम भी एक से ज़्यादा होती है, कई तरह की होती हैं। एक होती है क्राइसिस प्रॉब्लम जो कि सीरियस होती है और इसके लिए इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है, और दूसरी होती है नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम। इसके लिए भी जारी बात है इसको भी रिजॉल्व तो करना है, हल करना है, लेकिन जारी बात है ये इतनी ज़्यादा इमीडिएट नहीं होती, इतनी ज़्यादा फ़ौरन इसको सॉल्व करना नहीं होता, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी जारी बात है नहीं होती है। और इसके बाद होती है अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम जो है वो ऐसी होती है जिसके आने से अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। प्रॉब्लम तो होती है लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटी भी होती है। जैसे कि सर्दियाँ अगर आ रही हैं तो कौन सी प्रोडक्ट हमें सर्दियों के लिए लॉन्च करनी चाहिए। सर्दियाँ आने से जारी बात है कई सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, लेकिन जारी बात है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सर्दियों के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। सो नाउ दी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। अब डिसीजंस की भी टाइप्स हैं, एक तरह का डिसीजन नहीं होता। प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, नॉन प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ये रेपिटेटिव डिसीजन होते हैं, रूटीन के डिसीजन होते हैं। मैनेजर्स ने जो है वो इस तरह के डिसीजन पहले भी कई बार लिए होते हैं, और जारी बात है रूल्स और गाइडलाइन पहले से मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो ऑफिस सप्लाईज को दोबारा ऑर्डर करना है, रीऑर्डर करना है, तो हर महीने ऑफिस सप्लाई मैनेजर ऑर्डर करता है। तो जारी बात है मैनेजर या कोई भी रीऑर्डर करता है, तो ऑफिस सप्लाई जब रीऑर्डर की जाएगी तो जारी बात है उसके अंदर वही सारे रूल्स फॉलो होंगे जो पहले फॉलो किए थे। तो पहले से सब कुछ मौजूद होता है कि किस तरीके से ऑर्डर करना है, दोबारा डिसीजन कैसे लेना है। लेकिन जब नॉन प्रोग्राम डिसीजन की बात की जाती है तो अनयूजुअल किस्म की सिचुएशन आती है, बिल्कुल नई तरह की सिचुएशन आती है, और पहले से कोई रूल्स मौजूद नहीं होते, डिसीजन नया होता है। इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है कि इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है, उसको देखा जाता है। मैनेजर्स की अपनी इंट्यूशन होती है, जजमेंट होती है। अब अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो नई टेक्नोलॉजी आई है तो क्या फर्म को नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये जो है सारी बात है नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। तो ये हुआ लेसन नंबर 16। नाउ द लेसन नंबर 17 जिसके अंदर थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 16 का। सो पोल्का के पर्सपेक्टिव के अंदर डिसीजन मेकिंग बेसिकली मैनेजिंग है, यानी कि डिसीजन मेकिंग सिनोनिमस है मैनेजिंग के। कुछ क्वेश्चंस हैं पोल्का के अंदर, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और एश्योरेंस के अंदर। प्लानिंग के अंदर क्या क्वेश्चंस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और क्या स्ट्रेटजीज हैं जो कि बेस्ट अचीव करेंगी उन ऑब्जेक्टिव्स को, और क्या जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल्स गोल भी, इंडिविजुअल गोल जो है वो कितने डिफिकल्ट होने चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है कि कितने एम्प्लॉयज़ जो है मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करें, और जॉब को कैसे डिज़ाइन किया जाए, और कब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी डिफरेंट स्ट्रक्चर को। और लीडिंग के अंदर आता है कैसे जो है वो हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉय को मैं कैसे हैंडल करूं जो कि लो है मोटिवेशन में, और इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल क्या है गिवन सिचुएशन में, और कैसे डिफरेंट वर्क ग्रुप जो है वो वर्क कर सकते हैं लाइक टीम्स की तरह। और कंट्रोलिंग के अंदर आया था है कि कौन सी जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है शुड वी हैव होना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, किस किस्म का एक्चुअली, और कौन सी कैसी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और कैसे एक स्पेसिफिक चेंज जो है अफेक्ट कर सकता है वर्कर की प्रोडक्टिविटी को। और आखिर में एश्योरेंस के अंदर क्वेश्चन है कि क्या गारंटी है कि मेरा जो डिसीजन मेकिंग है जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो मिलेगा। सो वी हैव द नेचर ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम डिसीजन है जो कि आपको पहले भी बताया गया था पिछले लेसन वाले हिस्से में, कि ये जो रूटीन का डिसीजन होता है, और मैनेजर ने कई बार पहले भी इस तरह का डिसीजन लिया होता है, रूल्स और गाइडलाइन होती हैं इसके अंदर। और इसकी एग्जांपल ली जाए तो जैसे कि ऑफिस सप्लाई को रीऑर्डर करना है, दोबारा ऑर्डर करना है तो। और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिसीजन को अगर हम देखें तो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बिल्कुल सीधी एक तरह की प्रॉब्लम होती है, फेमिलियर होती हैं इससे, और सारी बातें इजीली डिफाइन किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम डिसीजन किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है मैनेजर की जो
डिस्क्रिप्शन होता है उसके इस्तेमाल की ज़रूरत को, यानी कि मैनेजर की अपनी मर्जी होती है, ज़ाहिर बात है वो फिर कम होती है, उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी होती है। अब कुछ प्रोग्राम डिसीजन आपके सामने मौजूद है, जैसे कि डिसाइड करना कि स्टूडेंट ने क्या ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। अब क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जाहिर बात है स्टूडेंट की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो इस बारे में डिसाइड करना ये जाहिर बात है प्रोग्राम डिसीजन है, पहले से रूल मौजूद है क्रेडिट आवर का। और डिटरमाइन करना कि वर्कर की डेली वेज क्या है, जाहिर बात है स्किल्ड वर्कर की एक्चुअली, सो ये भी प्रोग्राम डिसीजन है। हॉस्पिटल लेबोरेटरी चार्जेस है, ब्लड शुगर टेस्ट के लिए, ये भी जाहिर बात है प्रोग्राम डिसीजन है। कस्टमर जो है वो रिटर्न करना चाहता है परचेज प्रोडक्ट को, ये भी प्रोग्राम डिसीजन है। और रीऑर्डर करना किचन सप्लाई को रेस्टोरेंट में, ये भी प्रोग्राम डिसीजन होता है। सो नन प्रोग्राम डिसीजन कौन कौन से होते हैं, ये जो है जाहिर बात है अनयूजुअल सिचुएशन होती है और कोई रूल पहले से मौजूद नहीं होता, डिसीजन नया होता है, तो ये डिसीजन बेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मैनेजर की इंट्यूशन के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल ली जाए तो फर्म को क्या नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और पुअरली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं जाहिर बात है जो कि बिल्कुल नई होती हैं, अनयूजुअल होती हैं, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है अनक्लियर होती है, इनकम्प्लीट होती है। सो पुअरली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए जाहिर बात है नॉन प्रोग्राम डिसीजन का इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमर रिस्पॉन्स जाहिर बात है होता है, और जाहिर बात है ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जो हायर लेवल मैनेजर होते हैं वहाँ पे। सो अब नॉन प्रोग्राम डिसीजन की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिलेक्ट करना एक आर्किटेक्ट को कि वो डिज़ाइन करे नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये जो है जाहिर बात है नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। इन्वेस्ट किया जाए नई टेक्नोलॉजी में या किया जाए, ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। और मनी लूजिंग डिवीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको बंद कर दिया जाए या उसमें इन्वेस्ट किया जाए, ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। और स्विच करना एक एकेडमिक डिसिप्लिन से दूसरे एकेडमिक डिसिप्लिन तक बेटर ग्रोथ के लिए, ये भी नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। और अक्सर स्टूडेंट्स जाहिर बात है ये आपके लिए है, खासतौर पे आपने कई ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जाहिर बात है नए अपना डिसिप्लिन जो है एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो स्विच किया होगा या करना चाह रहे होंगे। आपके क्लास फेलो में से भी ऐसे लोग होंगे, रिलेटिव्स में से भी होंगे और फ्रेंड्स में से भी हो सकता है। सो ये जो है नॉन प्रोग्राम डिसीजन आता है, एक स्पेशलाइजेशन से दूसरी स्पेशलाइजेशन की तरफ स्विच करना। सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ डिसीजंस और लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन चीज़ों को एक साथ अगर हम देखें तो प्रॉब्लम प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं वो वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये लोअर लेवल पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। और नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ये इल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए होते हैं, ये टॉप लेवल पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ द एलिमेंट ऑफ रिस्क, और एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब ये कि पॉसिबिलिटी होना कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उससे लॉस होगा, ना कि हमें जो इंटेंडेड रिजल्ट है, जो नतीजे हम हासिल करना चाह रहे हैं वो मिले। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा लॉस होने का, जितना ज़्यादा एक्चुअली चांस होगा लॉस होने का, पॉसिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा रिस्क है, और जितनी कम पॉसिबिलिटी होगी उतना कम रिस्क है, जाहिर बात है। और मॉडल है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर रैशनल डिसीजन का। सो सबसे पहले डिफाइन किया जाता है इशू को, सेट किया जाता है गोल्स को, फिर सर्च किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को, और कंपेयर किया जाता है और एग्जामिनेशन की जाती है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की, चूज़ कर लिया जाता है जो भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बेटर होता है और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है सिलेक्टेड सॉल्यूशन को, और उसके बाद जो है आप फॉलो अप करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। सो नॉन रैशनल मॉडल भी होता है। नॉन रैशनल मॉडल में डिसीजन मेकिंग अनसर्टेन होती है, जो डिसीजन मेकर होते हैं इनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती और मैनेजर के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो ऑप्टिमल डिसीजन ले यानी बेटर डिसीजन ले। सो ये हुआ लेसन नंबर 17 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 18 जिसके अंदर थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 17 का। सो लिमिट्स होती हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग में, बाउंड्री रैशनैलिटी होती है, रुकावट होती है, इसकी डिटेल तो आगे भी आएगी तो आपको और क्लियर होगा। रिस्क एंड रिस्की डिसीजन, जितने ज़्यादा रिस्की होगा उतने ज़्यादा फेलियर के चांसेस होते हैं। और कॉमन डिसीजन मेकिंग मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि रिलाई करना एक इन्फॉर्मेशन सोर्स के ऊपर। सो 4 रुकावटें होती हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वो भी जाहिर बात है कि रुकावट है। और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेमोरी प्रॉब्लम है, भूलने की आदत होती है। और जाहिर बात है एक्सपर्टीज़ प्रॉब्लम है, एक्सपर्टीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अब एक शख्स एक चीज़ के बारे में जानता है इसके मतलब नहीं कि वो तमाम चीज़ें जानता है। मैं आपको मैनेजमेंट के शॉर्ट लेसन्स दे रहा हूँ तो मैं मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें नहीं जानता, और बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी मैनेजमेंट के बारे में तमाम चीज़ें नहीं जानते हैं। वो बहुत सी चीज़ें जानते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें वो भी नहीं जानते, तो जाहिर बात है एक एक्सपर्टीज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो चूजिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन, मैक्सिमाइजिंग डिसीजन क्या है, इसके अंदर जो है वो चूज़ किया जाता है ऑप्टिमल सोल्यूशन को
बेहतर से बेहतर सोल्यूशन को, और रिक्वायर है इसके लिए ज़रूरत है फुली रैशनल डिसीजन कंडीशन की। सो अब आपके सामने बाउंडेड रैशनैलिटी का एक छोटा सा केस स्टडी है। सपोज करके आप बीबीए के ग्रेजुएट है, आपने बीबीए कर लिया और आप एक बैंक में काम करना चाहते हैं जहाँ पे 9,000 सैलरी आप चाहते हैं, और वो 25 किलोमीटर के फासले पे हो आपके घर से, लेकिन आपने एक जॉब एक्सेप्ट कर ली है रिटेल स्टोर में 50 किलोमीटर के फासले पर, और वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपको 10,000 मिल रही है। एक ज़्यादा अच्छी सर्च करने से पता चला, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्च करने से पता चला कि एक मल्टीनेशनल बैंक में जॉब मिल रही है, 12,000 स्टार्टिंग सैलरी है, और वो 10 किलोमीटर के फासले पर है आपके घर से। लेकिन क्या था कि पहली जॉब आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री थी, गुड एनफ थी, तो आपने बाउंडेड रैशनली जो है वो बिहेव किया उसको एक्सेप्ट करते हुए। हालांकि आप परफेक्ट रैशनली होते तो सारी बातें फिर आप जो उसको नहीं चूज़ करते। सो आपने मैक्सिमाइज नहीं किया अपने डिसीजन को, सर्च करते हुए तमाम पॉसिबल अल्टरनेटिव और बेस्ट को आपने चूज़ नहीं किया। आपने सिर्फ गुड एनफ को देखा कि जो चीज़ मेरे लिए काफ़ी है बस वही सही है। आपने बेहतर से बेहतर जो है वो उसकी तलाश में नहीं रहे आप। सो ये कहलाया जाता है बाउंड्री रैशनैलिटी, इसमें रैशनैलिटी लिमिटेड होती है। सो नाउ दी सेटिस्फाइसिंग डिसीजन। सेटिस्फाइसिंग डिसीजन क्या होते हैं कि इसके अंदर चूज़ कर लिया जाता है गुड एनफ सोल्यूशन के बाद, जो गुड एनफ है वो काफ़ी है, वही मैंने चूज़ कर लेना है। मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि कई सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, और बाउंड्री रैशनैलिटी के साथ फिट किया जाता है अपने आप को, यानी कि लिमिटेड रैशनैलिटी के साथ। सो बाउंड्री रैशनैलिटी क्या होती है इसके अंदर, इसका मतलब होता है रैशनैलिटी लिमिटेड होती है जब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो सेटिस्फाइज क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सोल्यूशन को चूज करना जो कि गुड एनफ है, और उसके बाद एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, यानी कि अपनी कमिटमेंट को प्रीवियस डिसीजन के साथ बढ़ा देना, और इवन कि ये बात भी पता हो कि प्रीवियस डिसीजन जो है वो रॉन्ग है इसके बावजूद। नाउ द नॉन रैशनल मॉडल, पहला है सेटिस्फाइसिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, मैनेजर जो है वो उस अल्टरनेटिव की तलाश में रहता है जो कि उसको सेटिस्फैक्ट्री दिखाई दे, ना कि ये कि ऑप्टिमल डिसीजन, बेहतर से बेहतर नहीं, बस वो सोचता है जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ वो काफ़ी है, बेहतर से बेहतर की तलाश में नहीं होता। सो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेटिस्फाइसिंग मॉडल। सो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये जो है होता है, इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। एक तो सर्च इसमें लिमिटेड है, जारी बात लिमिटेड सर्च है, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एनफ नहीं है, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो बाइसनेस है, तरफदारी है। सो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन मॉडल में क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम की रुकावट है, टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड एबिलिटी है, काबिलियत जो है वो लिमिटेड है तमाम फैक्टर्स को समझने की, और बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इनएडिक्वेट है, एनफ नहीं है, लिमिटेड मेमोरी है डिसीजन मेकर की, जारी बात है इंसान की मेमोरी की एक लिमिटेड होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भूलने की आदत होती है, और पुअर परसेप्शन है उन फैक्टर्स का जो कि कंसिडर किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, यानी कि उनके बारे में समझ जो है वो सही नहीं है, या फिर एक ख्याल उनके बारे में सही नहीं है। सो नॉन रैशनल मॉडल में इंक्रीमेंटल मॉडल है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि मैनेजर रिड्यूस करता है प्रॉब्लम को एक टॉलरेबल लेवल तक, और रबिश बिन मॉडल में मैनेजर जो बिहेव करता है वर्चुअली एक रैंडम वे में जब वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग करता है। सो नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वो उसके अंदर क्या होता है कि अनयूजुअल सिचुएशन होती है, पहले से कोई भी रूल या डिसीजन नहीं होता क्योंकि नया डिसीजन होता है, और वो बेस करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मैनेजर की इंट्यूशन के ऊपर और जजमेंट के ऊपर। सो उसके बाद है फिर एमडी डायरी से आपको कुछ पढ़ के सुनाया जा रहा है कि आई वुड लाइक टू थिंक दैट मोर डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन आर मेड इन द टीम एनवायरनमेंट। तो मैं सोचना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो टीम एनवायरनमेंट में होते हैं। आई से दिस व्हाइल रियलाइजिंग दैट देयर ऑलवेज रिमेन्स द नीड फॉर अ फाइनल पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट रेस्ट विद मी। सो मैं ये कह रहा हूँ और रियलाइज़ करते हुए कि हमेशा जो है वो ज़रूरत होती है फाइनल पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन की, और हाउएवर जनरली डिसीजंस आर नॉट रीच यूनिलैटरली बट थ्रू दी ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जो जनरली जो डिसीजंस होते हैं उन तक पहुंचा जाता है, यूनिलैटरली नहीं पहुंचा जाता, बल्कि ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट होती है तमाम स्टेक होल्डर्स की। सो आपके सामने ग्रुप डिसीजन मेकिंग के फ़ायदे और नुकसान हैं। इसके जो फ़ायदे अगर हैं वो हम देखें तो उसमें पहला है इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है इसमें अवेलेबल। नुकसान ये कि टाइम कंज्यूम भी होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। फ़ायदा ये भी है कि ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शन सोल्यूशंस होते हैं, ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। नुकसान डिले भी होता है इसके अंदर। फ़ायदा ये भी है कि सोल्यूशन के अंडरस्टैंडिंग और उसकी एक्सेप्टेंस में इजाफा होता है। नुकसान ये होता है कि डोमिनेशन होती है इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स कुछ ऐसे होते हैं ज़्यादा बोलने वाले होते हैं तो उनकी ज़्यादा मानी जाती है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा बेहतर बात कर रहे हो। जो लोग खामोश हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है जानते हो। मेंबर की नॉलेज के अंदर और स्किल के अंदर इजाफा होता है, और रिस्क होता है ग्रुप थिंकिंग का। लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं इसके अंदर, इंजीनियर्स का अलग ग्रुप, एमबीए वालों का अलग ग्रुप। आप सपोज करें प्रोडक्शन के बारे में डिसाइड किया जा रहा है, एमबीए वाले ज़्यादा है तो एमबीए वाले का जो ग्रुप है वो भारी है एक तरह से। लेकिन जाहिर बात है जब प्रोडक्शन की बात हो रही है तो प्रोडक्शन के मामले में एमबीए वालों को इतना नहीं पता जितना इंजीनियर्स को ज़्यादा पता है।
और इसी तरह से कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जैसे कि फाइनेंस के बारे में लिया जा रहा है, तो वहाँ पे एमबीए वालों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन अगर इंजीनियर वालों का ग्रुप बड़ा है तो फिर इंजीनियर वालों की, तो इस तरह से भी होता है, ग्रुप थिंकिंग होती है। एनहेंसिंग क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए डिसीजन मेकिंग में, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए किया जाए, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक हो, डेल्फी टेक्निक हो, सिनेरियो एनालिसिस हो। तो ये हुआ लेसन नंबर 18 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 19, इसके अंदर थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 18 का। सो क्रिएटिविटी को जो है वो बढ़ाया जाता है डिसीजन मेकिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक और सिनेरियो एनालिसिस, कई सारे टेक्निक्स हैं। सो क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, सो इसका मतलब क्या होता है, नई आइडियाज़, नए मेथड या नई प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्रिएट करना। और क्रिएटिविटी जो है वो इम्प्रूव करती है डिसीजन की क्वालिटी को, ये स्कोप को इंक्रीज़ करती है अल्टरनेटिव के जिनको कंसिडर किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और ये एसेंशियल है डील करने के लिए उन प्रॉब्लम के साथ जो नो रेपिटेटिव हों। सो आपने दो क्वेश्चन के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सो आप कौन से फीचर देखना चाहते हैं गाड़ियों में आज से 10 साल बाद, और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ काफ़ी पीछे हैं फीचर के मामले में, और कौन सी नई अप्रोचेस हैं जिनका रिसेंट ग्रेजुएट इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर जॉब हासिल करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नई अप्रोचेस का इस्तेमाल करें रिसेंट ग्रेजुएट, ताकि उनको बेटर जॉब मिल सके। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के ज़रिए भी इसको किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके कुछ रूल हैं, इसके अंदर क्रिटिसिज्म को आउट कर दिया जाता है, क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, पहली चीज़ ये, तमाम आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी वांटेड है, क्वांटिटी इसके अंदर बड़ी अहम है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना बेटर है। कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट है सॉर्ट, कंबाइन किया जाता है आइडियाज़ को और एक नए आइडिया के साथ आया जाता है, यानी कि 2-3 लोगों के आइडियाज़ को कंबाइन करके एक नया आइडिया बना लिया। उसके बाद है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, अब ये नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप की बात हो रही है। सो ग्रुप इसमें बैठा होता है, प्रॉब्लम डिफाइन होती है, और ये जो एक ग्रुप प्रोसेस है जिसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन जनरेशन और डिसीजन मेकिंग होती है। सो 3 बेसिक स्टेप हैं डेल्फी टेक्निक के। पहली चीज़ तो ये होता है कि पहला स्टेप ये होता है कि क्वेश्चनर भेजा जाता है, सवालनामा भेजा जाता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को जो कि पार्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और उसके बाद जब आंसर आ जाते हैं तो आंसर को कंपाइल कर दिया जाता है और एक समरी बनाई जाती है। सो पहले राउंड की समरी जो है बन जाती है, फिर उसके बाद समरी को दोबारा भेजा जाता है वापस, और दोबारा आंसर रिसीव किए जाते हैं, और फिर जो है सेकेंड राउंड की समरी जो है वो बनती है। सो रीजन्स फॉर यूजिंग सिनेरियो, सो सिनेरियो जो है वो इस्तेमाल करने के जो रीज़न है वो क्या है, सिनेरियो जो है वो प्रोवाइड करता है जारी बात है वाइड रेंज जो है पॉसिबिलिटी की। सो आप डेवलप कर सकते हैं सीन जो है फ्यूचर का, और प्रोवाइड करता है ये ब्रॉड विजन जो है पॉसिबल इवेंट्स का। सो आप सोच सकते हैं पॉसिबल इवेंट्स के बारे में, और कंटिजेंसी प्लान होता है, यानी कि अगर ये चीज़ हुई तो मैं ये करूँगा। सो डेविल्स एडवोकेसी, डेविल्स एडवोकेसी क्या है, एक पोटेंशियल सोल्यूशन पहले जनरेट किया जाता है, और उसके बाद जो है वो डेविल एडवोकेट को असाइन किया जाता है। असल जो इसमें चीज़ होती है वो क्या होती है कि डेविल एडवोकेट को असाइन किया जाता है, डेविल्स एडवोकेट को, ये जो एक ऐसा शख्स होता है जो क्रिटिसाइज करता है, इसको इसीलिए असाइन किया जाता है, और प्रेजेंट किया जाता है क्रिटिक जो है सोल्यूशन का की डिसीजन मेकर को, और उसके बाद फिर इजाफी इन्फॉर्मेशन को जमा किया जाता है, और आखिर में इस बात को डिसाइड किया जाता है, इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि जो ओरिजिनली प्रोपोज सोल्यूशन है उसी का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर तब्दीली लानी है या उसको यूज़ नहीं करना। सो डेमिंग साइकिल आपके सामने मौजूद है जिसके 4 स्टेजेस मौजूद हैं। सो डेमिंग साइकिल असल में है क्या, ये कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल है जिसके अंदर लॉजिकल सीक्वेंस है 4 स्टेजेस का, प्लान, डू, चेक और एक्ट का। सो प्लान के अंदर प्लान बनाया जाता है, डू के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है प्लान को, चेक के अंदर स्टडी किया जाता है रिजल्ट को, और एक्ट के अंदर जो है वो एक्शन लिया जाता है स्टैंडर्डाइज के लिए या इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस को। सो क्रिएटिविटी रिक्वायर बोथ। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में लॉजिकली मूव किया जाता है जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है वहाँ तक, प्रॉब्लम सोल्यूशन तक लॉजिकली जो है वो मूव किया जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। और ये जो है प्रोसेस है फाइंड करने का बेस्ट सिंगल बेस्ट सोल्यूशन प्रॉब्लम का जो कि आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फाइंड किया जाता है सिंगल बेस्ट सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जनरेट किया जाता है नए तरीक़ों को प्रॉब्लम को देखने के लिए। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो टॉट प्रोसेस है या मेथड है जिसका इस्तेमाल करके जनरेट किया जाता है क्रिएटिव आइडियाज़ को बहुत से पॉसिबल सोल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हुए। सो क्रिएटिविटी रिक्वायर्स बोथ वर्टिकल थिंकिंग। अब वर्टिकल थिंकिंग क्या है, एक
वर्टिकल थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है कन्वेंशनल लॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए। ये स्टेप वाइज है, सिक्वेंशियल और रैशनल स्टाइल है। और उसके बाद है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग स्टेप वाइज तो है लेकिन सिक्वेंशियल नहीं है। सो लेटरल थिंकिंग की बात की जाए तो डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। सो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। अब इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो है वो इसको सिक्स सेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये अपोजिट है रैशनल डिसीजन मेकिंग का। रैशनल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि एनालिटिक्स, फैक्ट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं नेचुरली, बगैर किसी फॉर्मल टूल्स और प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए। इसमें डिसीजन जो है वो बेस करता है पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। सो प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स। डिसीजन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हुआ लेसन नंबर 19। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। और ये जो है अब आपका लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट होने वाला है। नाउ द लेसन नंबर 20, जिसके अंदर थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 19 का। सो प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स। डिसीजन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए। फॉर असेसिंग एनवायरनमेंट, इसके अंदर एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, फोरकास्टिंग है, बेंचमार्किंग है और एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इसके अंदर बजटिंग है, स्केजुलिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। कंटेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिनेरियो एनालिसिस है। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है कि स्क्रीनिंग की जाती है जो लार्ज अमाउंट होता है इन्फॉर्मेशन का, एक बड़ा अमाउंट होता है उसकी, ताकि एंटिसिपेट किया जा सके, यानी कि प्रेडिक्ट किया जा सके और इंटरप्रेट किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में उनको। उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इस कोर्स में भी आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने हो सकता है कुछ कोर्सेज के अंदर पढ़ा और आगे भी आप पढ़ते रहेंगे इसको। सो इसके अंदर 4 चीज़ें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और कोई ना कोई वीकनेस होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और थ्रेट्स भी होते हैं। सो स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स उसको बाहर से मिलते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और जो थ्रेट्स हो उससे जो है जारी बातें बचना चाहिए। सो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, इसके अंदर क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि कॉम्पिटिटर कौन है, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है और जारी बात है वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उनके एक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को असर करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर के एक्शन से जारी बातें असर पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वेदर की प्रेडिक्शन की जा रही होती है। सो फोरकास्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है जो कि बेस करती है पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा के ऊपर। सो 3 मेथड्स है फोरकास्टिंग के, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जजमेंटल। क्वांटिटेटिव मेथड जो होता है, नाम से इसके पता चल रहा है कि क्वांटिटी के बारे में, ये जो रिलाई करता है न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर और मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर कंडीशंस को। और जो क्वांटिटेटिव है उसके अंदर टाइम सीरीज और एक्सप्लेनेटरी है। टाइम सीरीज के अंदर हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है फोरकास्ट करने के लिए फ्यूचर को। और जो कॉजल या फिर एक्सप्लेनेटरी मेथड है, इसके अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वन वेरिएबल कॉज चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। और टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग भी होती है जिसके अंदर प्रेडिक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को, क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज जो चीज़ लेटेस्ट है, आज से 1 आध साल बाद ही वो चीज़ जो है ऑब्सोलीट भी हो जाती है, तो ऐसा भी होता है। आज इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो आज से 100 साल पहले जो गाड़ी बनाने वाले थे वो सिर्फ ब्लैक कलर की गाड़ी सेल करते थे, क्योंकि जाहिर बात उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आई हुई थी और लोग जाहिर बात खरीदते थे। लेकिन आज के दौर में अगर कोई कंपनी ये कहे कि उन्होंने सिर्फ ब्लैक कलर की गाड़ी बेचनी है तो कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, सिर्फ उन लोगों के जो ब्लैक कलर जिनको पसंद हो। सो जजमेंटल फोरकास्टिंग जो है वो रिलाई करती है इंडिविजुअल जजमेंट के ऊपर। इसके अंदर जजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ पर सिर्फ जजमेंटल फोरकास्टिंग ही इस्तेमाल हो सकती है, जहाँ पर कंप्लीट लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा हो और नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हो या फिर नया कॉम्पिटिटर एंटर हुआ मार्केट में या फिर कम्प्लीटली न्यू या यूनिक मार्केट कंडीशन हो। सो नाउ द बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को सर्च किया जाता है कॉम्पिटिटर्स या नॉन कॉम्पिटिटर्स के दरमियान। सो फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इसके लिए 4 चीज़ें हैं, बजटिंग, स्केड्यूलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग। सो बजट क्या है? बजट आपने देखा होगा, बजट आता है हर साल।
ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना बजट बनाती हैं और घर के अंदर भी बजट बनाया जाता है, कई लोग घर का भी बजट बनाते हैं। सो बजटिंग क्या है? बजट जो एक न्यूमेरिकल प्लान होता है, नंबर्स के अंदर होता है, कभी भी अल्फ़ाबेट में नहीं होगा ये प्लान। और न्यूमेरिकल प्लान बनाया जाता है ताकि एलोकेट किया जाए रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि इस एक्टिविटी के लिए इतना रिसोर्स, इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्स, तो एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज को स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए इन स्पेसिफाइड पीरियड, और एक ख़ास पीरियड होता है, यानी कि एक महीने के लिए या फिर एक साल के लिए, ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 20 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 21, इसके अंदर थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 20 का। फॉर रिसोर्सेज, फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बजटिंग है, स्केड्यूलिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग है। सो बजटिंग क्या है? बजट जो एक न्यूमेरिकल प्लान होता है, नंबर्स के अंदर होता है, एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, कि इस एक्टिविटी के लिए इतना रिसोर्स, इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्स, और एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, खास पीरियड होता है कि यानी कि बजट जो है वो एक महीने का है या एक साल का है। उसके बाद आया था फिर स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग में क्या होता है? हम स्केड्यूल बनाते हैं। We detail those activity which are required for a particular goal to be done. For example, जैसे कि एग्जाम टाइम टेबल, ये भी एक स्केड्यूल है। सो हम जो है वो एक स्केड्यूल बनाते हैं एक्टिविटीज़ का। उसके बाद आता है फिर गैंट चार्ट, जिसको हेनरी गैंट ने दिया है। इसको बार चार्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर बार जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं कि कितने एक्टिविटीज़ जो है वो कितने दिन रिक्वायर्ड है एक एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लानिंग के लिए जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रिक्वायर्ड है, तो बार हमने ड्रॉ कर लिया कि प्लानिंग के अंदर हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रिक्वायर्ड है, हमें इतने दिन रिक्वायर्ड है प्लानिंग के लिए। और रिसर्च के लिए हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे रिक्वायर्ड है। डिज़ाइन के लिए हमें वेडनेसडे और थर्सडे रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से बार्स बनाते जाते हैं। उसके बाद है फिर पर्ट नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि एक एक्टिविटी डिपेंड करती है दूसरी एक्टिविटी के ऊपर। सो पर्ट नेटवर्क जो एक फ्लो चार्ट की तरह डायग्राम है, जो कि सीक्वेंस शो करती है एक्टिविटीज़ का जिनकी ज़रूरत होती है कंप्लीट करने की एक प्रोजेक्ट को। उसके बाद आता है फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। सो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर हो जाता है टोटल कॉस्ट के, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, ना तो लॉस ना प्रॉफिट। उसके बाद आया था फिर लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि सॉल्व करती है रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम्स को। सो उसके बाद है कंटेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिनेरियो एनालिसिस है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट है क्या। प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? सेट होता है एक्टिविटीज़ का। प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। सो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है ये, लेकिन ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, एक ही बार होता है, जारी बात है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, और उसका एक डेफिनेट बिगनिंग होता है और एंडिंग पॉइंट होता है टाइम के अंदर। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को टाइम पे किया जाए, विद इन बजट किया जाए और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक किया जाए। उसके बाद फिर सिनेरियो एनालिसिस डेवलप किया जाता है, एक सिनेरियो कि फ्यूचर में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ डेटा की मदद से किया जाता है। सो एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रोवाइड करती है रैशनल और स्ट्रक्चर तरीका फ्यूचर को एनालाइज करने का। उसके बाद कुछ दूसरे मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे क्यूइंग है। क्यूइंग के अंदर क्या होता है कि क्यू होती है, थिंग्स इन द ऑर्डर हाउ क्यू विल मूव। उसके बाद साइमुलेशन मॉडल होता है। साइमुलेशन से मुराद एक चीज़ जो कि असली लगती है लेकिन होती नहीं है, एक मॉडल डेवलप किया जाता है रियलिटी का। आज के दौर में काफ़ी सारे गेम्स हैं जो कि साइमुलेशन है, जैसे कि यूरो ट्रक साइमुलेशन है। उनको साइमुलेशन का नाम दिया गया है क्योंकि वो असली की तरह लगते हैं लेकिन असली चीज़ नहीं है। और इसी तरह से जो लोग पायलट की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उनको डायरेक्टली असली जहाज़ के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि साइमुलेशन के ज़रिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जाके असली जहाज़ के ऊपर उनको सिखाया जाता है, तो उसको हम साइमुलेशन कहते हैं। और इसी तरह से डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री भी एक मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि ट्री की तरह सोचा जाता है, एक ट्री जो है बनाया जाता है, अगर ये हुआ तो ये, और फाइनल डिसीजन पे जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ लेसन नंबर 21। नाउ द लेसन नंबर 22, जो कि लास्ट लेसन है आज की इस वीडियो का भी और मिड टर्म से पहले का भी। सो पर्पस ऑफ प्लानिंग, व्हाई डू मैनेजर प्लान। सो इसका पहला पर्पस ये है कि ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का और हमें प्लान करना चाहिए तमाम मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। सो प्लानिंग फॉर प्लानिंग है, प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस है। सो इसके दूसरे पर्पसेस भी हैं। प्लानिंग क्या करती है? एस्टैब्लिश करती है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के हु विल डू व्हाट,
यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट होती है। और प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी को भी, यकीनी को, और रिड्यूस कर देती है ओवरलैपिंग को भी और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि एक शख्स ने एक जॉब करनी है, दूसरे शख्स ने दूसरी जॉब करनी है, तो उससे क्या होता है कि कोई भी जॉब जो है, कोई भी काम जो है वो बार बार नहीं होता, रिपीट नहीं होता। एक शख्स ने एक काम कर लिया तो दूसरा शख्स वो काम नहीं करेगा, सो उससे ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती। और प्लानिंग जो है वो एस्टेब्लिश करती है गोल्स को। सो गोल कौन सा अचीव करना है और जाहिर बात है अचीव करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्लानिंग है। सो डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्या डिफरेंट प्लान्स हैं। सो जनरली स्पीकिंग कहा जाए तो प्लानिंग जुड़ी हुई है हाई प्रॉफिट और हाई रिटर्न ऑन एसेट से। सो क्वालिटी जो है, प्लानिंग की क्वालिटी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ें अगर होंगी, प्लानिंग क्वालिटी वाली प्लानिंग भी की जा रही है एक तरफ और साथ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की जा रही है, तो उससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जाएगी। और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है वो सारी बातें थ्रेट हो सकता है फॉर्मल प्लानिंग के लिए। और रिलेशनशिप होता है प्लानिंग और टाइम के दरमियान, यानी कि जितना अर्ली आप प्लान करते हो उतना बेटर होता है। प्लानिंग आप एडवांस में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो प्लानिंग में क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, डेवलप किया जाता है ओवरऑल स्ट्रेटजी को, डेवलप किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान को, ताकि इंटीग्रेट किया जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को। सो प्लानिंग क्या होता है, चूज किया जाता है गोल को, डेवलप किया जाता है स्ट्रेटजी को, ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। सो इसके फ़ायदे हैं प्लानिंग के, ये आपको परसिस्टेंस बनाती है। इसकी एग्जांपल ली जाए परसिस्टेंस की तो कछुए की और जो खरगोश की है। पर कछुआ जो होता है वो परसिस्टेंस होता है, लगातार वो चलता रहता है, जबकि खरगोश जो होता है वो सो जाता है, स्पीड होने के बावजूद भी वो हार जाता है। और इंटेंसिफाइड एफर्ट, यानी कि कितनी हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्ड, कितनी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, और डायरेक्शन मिलती है इससे, और क्रिएशन ऑफ टास्क स्ट्रेटजी, यानी कि हु विल परफॉर्म विच टास्क। क्रिकेट से अगर अब इसकी एग्जाम्पल है तो पहले नंबर पे कौन बैटिंग करेगा, दूसरे पे कौन बैटिंग करेगा। सो नाउ द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफाई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लोर करना और अवॉइड करना जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं, और डेवलप करना एक कोर्स ऑफ एक्शन को, यानी कि अगर ये एक्शन नहीं काम करा तो मैं ये एक्शन करूँगा। और ये मदद करती है अवॉइड करने में अनसर्टेनिटीज़ को। सो प्लानिंग जो है वो, प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं गोल्स को, जो कि पीछे भी आ चुका है। सो विच प्लान वी विल इम्प्लीमेंट फॉर गोल। और क्या होता है कि डिजायर्ड आउटकम होती है, गोल अचीव होती है तो जाहिर बात है कोई ना कोई आउटकम आती है, तो आउटकम तो आ जाती है लेकिन लाजमी तौर पे कोई मेजरमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद फिर प्लान्स, यानी कि आउटलाइन कि किस तरीके से हम जो है वो गोल्स को अचीव करेंगे। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेल डिज़ाइन गोल्स की, वो ये है कि गोल जो है वो रिटर्न होना चाहिए, लिखा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आउटकम, ये मेजरेबल होना चाहिए, इसको नापा जा सके, क्वान्टिफाइबल हो, और क्लियर एज टाइम फ्रेम, यानी कि अब वनडे मैच है तो जाहिर बात है उसको एक दिन में ही जीतना है, लेकिन अगर कोई टेस्ट का प्लेयर है तो बोलता है कि नहीं भाई मैं एक दिन में नहीं जीत सकता, मैं जो है वो स्लो खेलने वाला प्लेयर हूँ। और चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन अटेनेबल हो, यानी कि गोल बहुत ही आसान सा भी नहीं होना चाहिए, सिंपल सा भी नहीं हो, चैलेंजिंग हो, चैलेंजेस आए उसके अंदर, लेकिन जाहिर बात है अटेनेबल हो, ऐसा गोल भी ना बना देंगे जो कि इम्पॉसिबल हो, किसी से अचीव ना किया जाए। और रिटर्न डाउन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और कम्युनिकेट होना चाहिए उन तमाम मेंबर्स से ऑर्गेनाइजेशन के जिनको गोल का जानना ज़रूरी है। सो टाइप्स ऑफ गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो कोई भी एक सिंगल तरीका नहीं है इस बात को देखने का कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं। फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि सेल्स तो हाई है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। और स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं दूसरे एरियाज से परफॉर्मेंस की। सो टाइप्स है प्लान की, स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं जो कि अप्लाई होता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, और इस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स। और ऑपरेशनल प्लान है, ये जो है ऐसा मेथड है जिसको एक डिपार्टमेंट या टीम यूज़ करती है एंड टेंड्स टू कवर शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ये हुआ लेसन नंबर 22 कंप्लीट।